हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एनसीईआरटी ट्यूटोरियल हिंदी के ऊपर। और यहाँ पर इस वीडियो में हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान के अध्याय नंबर 3 को, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है लोकतंत्र और विविधता। ये अध्याय हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं और इस वीडियो में आपका ये अध्याय पूरा तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिए। और अगर आप इस वीडियो को जल्दी देखना चाहते हैं तो 1.25x यानी कि सवा गुना या फिर 1.5x पर भी इस वीडियो को देख सकते हैं। जहां पर मैं बैठा हूं यहीं पर थोड़ा सा नीचे आपको सेटिंग में वो स्पीड वाला ऑप्शन मिल जाएगा, वहां से घटा बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो आइए थोड़ा सा इस चैप्टर को देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात है कि इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है, क्या चीज हम फोकस यहां पर करने वाले हैं। तो देखिए, यहां पर सबसे पहले तो हम फोकस करेंगे कि भाई विविधता क्या होता है, किस किस तरीके से विविधता हो सकता है। मतलब कि समाज में अलग अलग तबके के अलग अलग तरीके के लोग रहते हैं, अलग धर्म के, अलग जाति के, अलग भाषा के, कई तरीके के लोग रहते हैं। वही क्या होता है? वही विविधता होता है कि हमारे समाज में विविधता है। इसका मतलब क्या? हमारे समाज में एक ही जाति के या फिर एक ही धर्म या फिर एक ही भाषा बोलने वाले लोग नहीं रहते हैं, बल्कि हमारे देश में, हमारे समाज में कई धर्म मानने वाले लोग, कई जाति के लोग, कई भाषा बोलने वाले लोग, कई इलाके के लोग रहते हैं। इसी चीज को हम विविधता कहते हैं। अब हम उसके बाद क्या समझेंगे कि विविधता का लोकतंत्र के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, या फिर लोकतंत्र किस तरीके से विविधता को मैनेज करता है। अब यहां पर देखिए, मैं बार बार आपसे कहता हूं कि आप जब भी कोई भी अध्याय पढ़ना चाहते हैं या फिर पढ़ना शुरू करते हैं तो सबसे पहले उसका परिचय एक बार देख लीजिए। क्यों? क्योंकि परिचय में आपको पता चल जाता है कि आपको इस अध्याय में मेन पॉइंट किस चीज के ऊपर फोकस करना है, आपको यह अध्याय समझाना क्या चाहता है। तो यहां पर एक तरीके से मैं शॉर्ट में बताऊं तो यहां पर सिंपली ये अध्याय का परिचय क्या कहता है कि देखिए, पहले हमने देखा कि भाई जो भाषा है और क्षेत्रीय विविधता है उसके साथ लेकर चलने के लिए सत्ता का बंटवारा किया जाता है, जिसके जरिए हम लोग क्या करते हैं, सभी लोगों को साथ लेकर चलते हैं। लेकिन जो भाषा या फिर आपका क्षेत्र है, उसके अलावा भी कई तरीके के पहचान लोगों के हो सकते हैं। अलग अलग तरीके से लोग अपनी पहचान रख सकते हैं और उसके आधार पर समाज में विविधता हो सकता है। जैसे कि लोग खुद को शारीरिक बनावट के आधार पर, वर्ग, धर्म, लिंग, जाति, कबीले, किसी भी आधार पर खुद की पहचान रख सकते हैं। जैसे हम धर्म बोलते हैं तो कई सारे लोग हैं जो कि अलग अलग धर्मों को मानते हैं, तो अलग अलग धर्म में हमारा समाज बटा हुआ है। फिर जाति भी है कि लोग जो हैं एक धर्म के होते हुए भी अलग अलग जाति उनके पास है, जिससे उनकी अलग अलग पहचान है। कोई खुद को राजपूत मानता है, कोई ब्राह्मण मानता है, कोई खुद को यादव मानता है, या फिर कोई खुद को भूमिहार मानता है। अलग अलग जातियों में लोग खुद को पहचान एक तरीके से रखते हैं। इसी तरीके से हम देखेंगे आगे चलकर कि भाई देखिए, जो लोकतंत्र है वो सारी सामाजिक विभिन्नताओं, अंतरों और असमानताओं के बीच सामंजस्य बैठाकर उनका सर्वमान्य समाधान कैसे देता है। मतलब लोकतंत्र में इन चीजों को कैसे मैनेज किया जाता है। इसके अलावा आगे हम क्या देखेंगे? आगे हम देखेंगे कि सामाजिक विभिन्नता कैसे अलग अलग रूप धारण करती है, अलग अलग रूप में कैसे सामाजिक विभिन्नता हो सकता है। तो इस तरीके की काफी सारी चीजें हम यहां पर पढ़ने वाले हैं। लेकिन उसके पहले हमें सबसे पहले एक कहानी पढ़नी है। कहानी है मेक्सिको ओलंपिक की कहानी। भाई यहां क्या हुआ था, जरा सा ये हम लोग देख लेते हैं। तो मेक्सिको ओलंपिक की कहानी की अगर हम लोग बात करें तो यहां पर आपको इस तस्वीर के ऊपर फोकस करना है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ना, इसके ऊपर फोकस करना है। जरा सा इसको मैं जूम कर देता हूं। तो यहां पर इस तस्वीर में आप क्या देख पा रहे हैं? यहां पर आप इस तस्वीर में देख पा रहे हैं कि 3 लोग हैं। ये लोग कौन हैं? ये 3 लोग एक तरीके से जो मेक्सिको में ओलंपिक हुआ था वहां पर 200 मीटर दौड़ में पदक जीतने वाले तीनों लोग हैं। अब यहां पर ये 3 जो लोग हैं, इनमें से 2 लोगों को आप देख सकते हैं जिन्होंने क्या किया है, जिन्होंने अपने हाथ को ऊपर किया हुआ है, यहां पर पहले व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति। और इसके अलावा इन्होंने और भी कई सारी चीजें की। और ये क्या किया इन्होंने, क्यों किया, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब यहां पर देखिए, यहां पर ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये जो तस्वीर है, ये एक तरीके से अमेरिका में एक आंदोलन चल रहा था जिसे हम कहते हैं नागरिक अधिकार आंदोलन। ये नागरिक अधिकार आंदोलन क्या है, ये हम जरा सा समझ लेते हैं। अब देखिए, यहां पर क्या हुआ था कि आज के करीब काफी साल पहले, करीब 1965-66 तक, जो अमेरिका में अश्वेत लोग थे, अश्वेत लोग कहने का मतलब है जो कि काले रंग, जिनके स्किन का कलर काला हुआ करता है, वो जो लोग थे उनको बहुत कम अधिकार दिए जाते थे। आप अगर कहीं पर कोई गोरा व्यक्ति आ गया या फिर कोई मतलब अमेरिकी व्यक्ति आ गया गोरा,
उसके सामने अगर कोई काला व्यक्ति है तो उसके साथ कुर्सी पर बैठ नहीं सकता है। अगर कोई काला व्यक्ति कुर्सी पर बैठा हुआ है, गोरा व्यक्ति आ जाए तो उसे कुर्सी खाली करके देना होगा। अगर गोरे व्यक्तियों का होटल है तो वहां पर काले व्यक्ति नहीं जा सकते हैं। इस तरीके के बहुत सारे भेदभाव हुआ करते थे अमेरिका में। और उसी भेदभाव को खत्म करने के लिए, सरकार के कानून को बदलवाने के लिए ये अधिकार आंदोलन चल रहे थे और ऐसे बहुत सारे आंदोलन अमेरिका में चल रहे थे। ठीक है, अब उसी आंदोलन का एक प्रमुख घटना है ये। अब यहां पर हुआ क्या था, यहां पर 1968 में मेक्सिको सिटी में क्या हो रहा था, एक मेक्सिको में, मतलब मेक्सिको की राजधानी मेक्सिको सिटी है, वहां पर जो ओलंपिक हो रहा था, वहां पर 200 मीटर दौड़ की प्रतियोगिता हुई। उसमें ये 3 लोग जो थे ये जीते। इनमें से 2 जो लोग हैं जो हाथ उठाकर खड़े हैं, पहले यहां और दूसरे यहां, ये दोनों अमेरिका के निवासी थे। जो यूएसए हम जानते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वहां के निवासी थे। और जब अमेरिका का राष्ट्रगान बजने लगा वहां पर, तो जब ओलंपिक होता है तो उसमें जो देश पहले स्थान पर आता है उस देश का राष्ट्रगान बजाया जाता है। तो जब अमेरिका का राष्ट्रगान बजने लगा तो यहां पर इन दोनों ने क्या किया कि अपना सिर झुका लिया, मुट्ठी बांध ली, और जो दोनों खिलाड़ी हैं उन्होंने अपने हाथ को ऊपर कर दिया, जैसे कि आप देख सकते हैं, अपने हाथ को ऊपर कर दिया। अब इनके नाम जो हैं, इन दोनों के नाम आपके हैं टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस। कौन कौन व्यक्ति हैं? टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस, जो कि अमेरिका के रहने वाले हैं। इन्होंने 1968 के मेक्सिको ओलंपिक में एक तरीके का विरोध प्रदर्शन किया था। क्या विरोध प्रदर्शन किया था ये जरा सा देख लेते हैं। इन्होंने जीता था स्वर्ण पदक और कांस्य पदक। अब इन्होंने विरोध प्रदर्शन कैसे किया? तो ये तो सबसे पहला आपने देखा कि इन्होंने हाथ ऊपर किया था, लेकिन उसके अलावा और भी चीजें की थी। क्या किया था भाई? इन्होंने जूता नहीं पहना था। जब ये स्टेज पर इस तरीके से चढ़े, अपना पुरस्कार लेकर, जब मेडल पहनाया जाता है, उस समय जब ये चढ़े, राष्ट्रगान बजने लगा, इन्होंने क्या किया? अपना जूता नहीं पहना। इन्होंने सिर्फ मोजा पहना, जो कि मोजा आप पहनते हैं जूता पहनने के लिए, उसको पहना। और यहां पर ये मोजा पहनकर, जूते को ना पहनकर, ये लोग दिखाना चाहते थे कि अमेरिका में जो अश्वेत लोग हैं वो काफी गरीब हैं, उनकी काफी स्थिति खराब है। मतलब अश्वेत कहने का मतलब कि वैसे लोग जिनके स्किन का कलर जो है वो काला है। श्वेत मतलब गोरा, अश्वेत मतलब काला, इस तरीके से। ठीक है, तो ये जो लोग हैं, ये एक तरीके से, इसके साथ ही जो स्मिथ थे, इन्होंने अपने गले में एक काला मफलर पहना हुआ था। ये एक तरीके से अश्वेत लोगों के आत्मगौरव का प्रतीक था। यानी जो अमेरिका में रहने वाले अश्वेत लोग थे, उनके आत्मसम्मान, आत्मगौरव को ये आपका जो मफलर था वो दिखा रहा था। इसके साथ ही जो कार्लोस थे, जॉन कार्लोस, इन्होंने अपने गले में मारे गए अश्वेत लोगों की याद में काले मोतियों की एक माला पहनी थी, जो कि एक तरीके से उनकी याद में पहनी गई थी कि जो लोग अमेरिका में आंदोलन के समय या फिर भेदभाव के वजह से या फिर अत्याचार की वजह से मारे गए, उनके याद में काले मोतियों की माला पहनी थी। अब यहां पर देखिए, यहां पर ऐसा उन्होंने किया क्यों? ऐसा उन्होंने किया ताकि पूरे विश्व का ध्यान अमेरिका के ऊपर जा सके कि अमेरिका में इस तरीके का भेदभाव होता है और अमेरिका में जो अश्वेत लोग हैं उनकी स्थिति काफ़ी खराब है, काफ़ी दयनीय है, और अमेरिका सरकार को उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। और इसके ज़रिए उन्होंने पूरे विश्व का ध्यान अमेरिका के ऊपर आकर्षित करने की कोशिश की। ठीक है, अब यहाँ पर एक और चीज है कि जो इन्होंने हाथ अपना मुट्ठी बांध करके ऊपर किया हुआ था, इन्होंने काले दस्ताने पहने हुए थे। अब यहां पर काले दस्ताने और बंधी हुई मुट्ठियां जो थी अश्वेत शक्ति का प्रतीक थी, यानी वो अश्वेत शक्ति को दिखाने के लिए काले दस्ताने पहनकर हाथ ऊपर किया गया था। और इसके साथ ही जो रजत पदक जीतने वाले जो व्यक्ति थे, यानी जो तीसरे व्यक्ति को आप यहां पर देख रहे हैं, ये थे ऑस्ट्रेलिया के धावक पीटर नॉर्मन। ये भी एक तरीके से इनके समर्थन में वहां पर खड़े थे। और यहां पर देखिए, वो जो व्यक्ति थे पीटर नॉर्मन, वो अश्वेत नहीं थे, वो अमेरिका के भी नहीं थे, वो ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले व्यक्ति थे और एक गोरे व्यक्ति थे। तो इन्होंने क्या किया, अपनी जर्सी पर मानवाधिकार का बिल्ला लगाकर इन दोनों अमेरिकी खिलाड़ियों के प्रति अपना समर्थन जताया।
यानी कि वहां पर इस इवेंट के जरिए एक तरीके का विरोध प्रदर्शन किया गया, एक तरीके से ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की कि सारी दुनिया का ध्यान अमेरिका पर आए, इस मुद्दे पर आए और अमेरिका में ये जो मुद्दा है इसके ऊपर कुछ काम हो सके, लोगों के जीवन को कुछ बेहतर बनाया जा सके। अब यहां पर देखिए, यहां पर कई सारे सवाल आपके सामने पूछे जा सकते हैं या फिर आपके मन में भी आ सकते हैं कि जो कार्लोस और स्मिथ हैं, क्या इन्होंने अमेरिकी समाज के आंतरिक मामलों को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठाकर सही किया? क्या ये सही था या फिर गलत था? क्या आप इसको राजनीतिक मानेंगे कि भाई यहां पर कोई राजनीति की गई थी, या फिर पीटर नॉर्मन जो कि अमेरिकी भी नहीं थे, अश्वेत भी नहीं थे, इन्होंने इस विरोध में क्यों शामिल हुए और इन्होंने क्यों अपना समर्थन दिया? और अगर आप इनकी जगह पर होते तो आप क्या करते? ये सारी बातें आपको सोचनी है कि भाई आप सोचिए और उस पर अपना खुद से उत्तर दीजिए कि क्या सही था क्या गलत था। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, ऐसा नहीं था कि इन्होंने इस तरीके का विरोध प्रदर्शन कर दिया और इनके साथ कोई कुछ हुआ नहीं, बस मस्ती मस्ती चले गए। जी नहीं, जब इन्होंने इस तरीके का विरोध प्रदर्शन किया तो जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ है, जो कि पूरे ओलंपिक को देखता है, ओलंपिक करवाता है, उसने माना कि जो कार्लोस थे और स्मिथ थे इन्होंने राजनीतिक बयान दिया है और ओलंपिक जो एक राजनीति से बिल्कुल अलग है, खेल की भावना से खेले जाने वाला इवेंट है, यहां पर एक तरीके से क्या किया, यहां पर राजनीति को ले आया, जिसके वजह से क्या किया गया, उनको दोषी माना गया और उनके पदक को वापस ले लिया गया और उनको क्या कर दिया गया, बिल्कुल ही बाहर कर दिया गया ओलंपिक से। ठीक है, इसके साथ ही जो ऑस्ट्रेलिया के धावक थे पीटर नॉर्मन, उनको भी अपना जो फैसला था इन दोनों के समर्थन करने का फैसला, उसकी वजह से क्या किया गया, अगली बार उनको ऑस्ट्रेलिया के टीम में जगह नहीं दी गई और इसके साथ ही क्या हुआ, उनको भी बाहर का रास्ता दिखा दिया। उनका पदक नहीं छीना गया लेकिन अगले बार ओलंपिक में वो हिस्सा नहीं लेने पाए। लेकिन इसके वजह से क्या हुआ, इसके वजह से जो उनका मेन मुद्दा था कि भाई पूरा ध्यान खींचना है हमें अपने देश के इस मुद्दे के ऊपर, वो ध्यान खींचा गया और वो उसमें सफल हुए और बाद में इनको सम्मान भी मिला, सम्मान जनता के द्वारा बहुत ज़्यादा मिला। और आगे चलकर जो सैन होज स्टेट यूनिवर्सिटी है जहां से इन दोनों ने पढ़ाई की थी, वहां पर इनका स्वागत भी किया गया और विश्वविद्यालय के अंदर उनकी मूर्ति भी लगवाई गई। और साथ में जब 2006 में पीटर नॉर्मन की मौत हुई तो उनको कंधा देने वाले व्यक्तियों में स्मिथ और कार्लोस भी थे। यह एक तरीके की कहानी थी, किस चीज की, विरोध प्रदर्शन की। किस चीज के विरोध की, अन्याय के विरोध की, अत्याचार के विरोध की या फिर भेदभाव के विरोध की। और आसान भाषा में कहें तो जो विविधता है ना, उस विविधता में जो एक तरीके से अलग अलग बिरादरियों के बीच, अलग अलग समाज के हिस्सों के बीच जो टकराव है, उसको दिखाने के लिए या फिर उसके खिलाफ ये विरोध था। अब यहां पर ये बीच बहस में जो जानकारी दी गई है, इसको आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, ये आपके लिए है। ठीक है, अब यहां पर आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, समानताएं, असमानताएं और विभाजन। यानी कि यहां पर समाज के अलग अलग प्रकार के समानता, असमानता वगैरह हम देखने वाले हैं। ठीक है, अब यहां पर देखिए क्या कहा जा रहा है, ऊपर दिए गए उदाहरण में खिलाड़ी सामाजिक बंटवारे और सामाजिक भेदभाव को अपने तरीके से विरोध कर रहे थे। यानी कि अमेरिका में क्या था, सामाजिक बंटवारा था, सामाजिक भेदभाव था, यानी गोरे और काले में पूरा अमेरिकी समाज बटा हुआ था, आज भी बटा हुआ है, और वहां पर काफी भेदभाव भी हो रहा था। तो उसका ये लोग विरोध कर रहे थे कि भाई समाज में हमारे साथ ऐसा भेदभाव क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, इस चीज का विरोध कर रहे थे। लेकिन आपके सामने यह सवाल है कि क्या ऐसा भेदभाव सिर्फ नस्ल या फिर रंग के आधार पर ही होता है? आपके आसपास अगर आप देखिए तो आपके आसपास ही आपको बहुत प्रकार के भेदभाव या फिर बहुत प्रकार के सामाजिक अंतर दिखेंगे। तो वो क्या सिर्फ और सिर्फ नस्ल या फिर रंग के आधार पर होता है क्या? जी नहीं। अगर आप देखें तो पिछले अगर जो दोनों चैप्टर हमने पढ़े हैं, पहला अध्याय दूसरा अध्याय, वहां पर हमने क्या देखा कि जो बेल्जियम है, श्रीलंका है, यहां पर कई अलग अलग तरीके के भेदभाव थे। बहुत अलग अलग भेदभाव नहीं कहेंगे, बेल्जियम में भेदभाव नहीं था, भेदभाव नहीं कहेंगे, समाज के विभाजन थे, कई तरीके के सामाजिक विभाजन थे। जैसे अगर हम बेल्जियम में देखें तो क्षेत्रीय विभाजन भी था और साथ में सामाजिक विभाजन भी था। श्रीलंका में भी ऐसा ही था, जाति के आधार पर भी विभाजन था,
धर्म के आधार पर भी था, भाषा के आधार पर भी था। कई तरीके से विभाजन हमको श्रीलंका में देखने को मिला। यहां पर जैसे बेल्जियम में कहा गया है कि भाई अलग अलग इलाके में रहने वाले लोग अलग अलग भाषाएं बोलते हैं। श्रीलंका में यह बंटवारा भाषा, क्षेत्र दोनों आधार पर दिखाई देता है। साथ में एक और चीज है कि भाई धर्म के आधार पर भी दिखाई देता है श्रीलंका में हमें। ठीक है, अब यहां पर हर समाज में सामाजिक विविधता अलग अलग रूप में सामने आती है। मतलब है कि भाई अमेरिका में ना हमें रंग के आधार पर भेदभाव मिला कि भाई गोरे और काले में अंतर है, लेकिन अगर हम अपने सब देश में आते हैं तो हमारे देश में भेदभाव अलग चीज पर होता है। मुख्यतः जो भेदभाव हमारे देश में होता है वो जाति के आधार पर होता है। इसके अलावा धर्म के आधार पर भी आपको देखने को मिलेगा, या फिर भाषा के आधार पर भी कहीं कहीं भेदभाव मिल जाता है, या फिर रहन सहन, खान पान, हर चीज पर आपको भेदभाव मिलेगा। यानी कि अगर आप दुनिया के अलग अलग समाज में जाएंगे, अलग अलग देश में जाएंगे, अलग अलग हिस्से में जाएंगे, तो हर जगह पर जो सामाजिक विभाजन है, सामाजिक भेदभाव है, वो अलग अलग मुद्दे पर होता है। हमारे देश में हो सकता है कि भाई रंग, जितना अमेरिका में विभाजन रंग के आधार पर है, वैसा विभाजन हमारे देश में रंग के आधार पर नहीं है। लेकिन हमारे देश में जिस तरीके से जाति के आधार पर विभाजन है, वो विभाजन हमारा अमेरिका में वैसा जाति के आधार पर नहीं देखने को मिलता है। या फिर लोगों में जो धर्म के आधार पर विभाजन है हमारे देश में, वो विभाजन दूसरे देश में आपको नहीं मिलेगा। तो अलग अलग देश में अलग अलग जगह पर आपको अलग अलग प्रकार के विभाजन देखने को मिलते हैं। अब यहां पर आगे कहा जा रहा है सामाजिक भेदभाव की उत्पत्ति, यानी कि जो सामाजिक भेदभाव है ये उत्पन्न कहां से होता है, कहां से आता है। तो सिंपल वर्ड में कहे ना तो ज्यादातर मैक्सिमम जो हमारे समाज में मैक्सिमम जो सामाजिक भेदभाव होता है, सामाजिक विभाजन, देखिए भेदभाव और विभाजन में अंतर है, ये ध्यान रखिएगा। विभाजन कहने का मतलब कि एक समाज में कई तरीके के लोग रह रहे हैं, अलग अलग जाति के, अलग अलग धर्म के, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग रह रहे हैं। उनमें दोस्ती भी हो सकता है, दुश्मनी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो विभाजन है सिंपल, कि भाई अलग अलग लोग रह रहे हैं। सामाजिक भेदभाव का मतलब क्या, भेदभाव का मतलब कि सामाजिक विभाजन है, अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं और आप दूसरे धर्म या फिर दूसरे जाति या फिर दूसरे भाषा बोलने वाले व्यक्ति के साथ आप उसको अपने बराबर नहीं मानते, उस अपने से कम मानते हैं, तब वो सामाजिक भेदभाव होगा। सामाजिक विभाजन का सिंपल मतलब है कि भाई एक समाज में कई तबके के लोग, कई भाषा, धर्म या फिर जाति के लोग रह रहे हैं। ठीक है, तो हमारे समाज में जो मुख्यतः सामाजिक विभाजन होता है वो जन्म पर आधारित होता है। यानी कि आप अगर अपने आसपास देखिए सामाजिक विभाजन आपको क्या मिलेगा, धर्म मिलेगा, जाति मिलेगा, भाषा मिलेगा, या फिर आप कह सकते हैं रंग मिलेगा। अमेरिका में रंग है, हमारे देश में कहीं कहीं रंग है, या फिर लंबाई, चौड़ाई, वजन, बहुत सारी चीजें, बहुत तरीके के लोग हो सकते हैं, हर तरीके का विभाजन हो सकता है। तो ये सारे विभाजन किस प्रकार के हैं भाई, जन्म आधारित हैं। मतलब मैं जो भी धर्म मानता हूं तो मैं अपना धर्म क्यों मानता हूं, क्योंकि मेरा जन्म उसी परिवार में हुआ जो कि वो धर्म मानता था और मुझे बचपन से वही सिखाया गया। मैं हिंदी बोल रहा हूं तो क्यों हिंदी बोल रहा हूं, क्योंकि मेरा जन्म उस परिवार में हुआ जहां पर हिंदी बोली जाती थी, तो मैंने भी बचपन से हिंदी सीखा। मेरा जाति वो क्यों है जो कि है, क्योंकि मेरे माता पिता का वही जाति था। तो मेरा जो जाति है, धर्म है, भाषा है, या फिर पहनावा है, खान पान है, ये सारी चीजें आई कहां से, मेरे जन्म से जुड़ी हुई हैं। क्योंकि मेरे माता पिता, मेरे अगल बगल के लोग, समाज के लोग वैसा पहनावा पहनते हैं, वैसा खान पान रखते हैं, वैसा धर्म मानते हैं, जाति मानते हैं, इसी वजह से मेरे पास ये सारी चीजें आई जिसको कि मैं आगे मान रहा हूं और आगे लेकर चल रहा हूं। देखिए, सामान्य तौर पर हमारा अपना समुदाय चुनना हमारे वश में नहीं है। जैसे अब मैं अपना धर्म सीधे सीधे बदल नहीं सकता। ऐसा नहीं था कि मेरे को ऑप्शन मिला था जन्म लेते समय कि मैं कौन सा धर्म मानूंगा, नहीं, मेरे परिवार का जो धर्म था मैं उसी को मानता हूं आज भी। तो यही चीज है। या फिर जाति की बात करें तो हर आदमी का भाई जाति होता है, आपका भी जाति होगा, जाति प्रमाण पत्र आप बनवाते होंगे, तो आपका जाति वही है जो कि आपके पिताजी का है, आपके माताजी का है, आपके परिवार का है। तो ये जो समुदाय होता है, चाहे वो जाति आधारित समुदाय हो, धर्म के आधार पर हो या फिर भाषा के आधार पर हो, ये सारी हमें जन्मजात मिलती है, हम खुद से उसको चूज नहीं करते हैं। हम यहां पर किसी भी समुदाय का हिस्सा किस आधार पर होते हैं, अपने जन्म के आधार पर होते हैं। अब यहां पर यही चीज लिखा गया है, इसलिए हम आगे बढ़ते हैं।
अब यहां पर देखिए, यहां भी वही चीज लिखा गया है कि हम अपने आसपास देखते हैं कि चाहे कोई स्त्री हो, पुरुष हो, लंबा हो, छोटा, सबकी चमड़ी का रंग अलग अलग है, उनकी शारीरिक क्षमताएं और अक्षमताएं अलग अलग हैं, और ये सारी चीजें हमें क्या मिली हैं? जन्म से मिली हैं। और उसी के आधार पर कई बार आपको भेदभाव मिलेगा। जैसे अमेरिका में जो रंग के आधार पर भेदभाव है, तो वो क्या है? जन्मजात है। या फिर हमारा भाषा, धर्म, जाति, कुछ भी भेदभाव है। या फिर किसी को हम नटरू बुलाते हैं कि नाटा है, छोटा है, ये कुछ कर नहीं पाता है, ये इसका लंबाई कम है, वजन ज्यादा है, मोटा है, मोटी है। तो ये सारी चीजें क्या हैं? ये शारीरिक बनावट वगैरह जो चीजें हैं वो हमें जन्मजात मिली हैं, ठीक है। लेकिन कई बार ऐसी विभाजन होते हैं हमारे समाज में जो कि एक तरीके से क्या होते हैं? हमारे जन्म पर आधारित नहीं होते हैं। जैसे कुछ चीजें हमारे पसंद या फिर चुनाव के आधार पर भी तय होती है। जैसे अगर आप बात करें तो आप अपने समाज में खुद को देखें या फिर अपने आसपास के लोगों को देखें तो कई तरीके के आपको विभाजन देखने को मिलेंगे। जैसे कुछ लोग होते हैं जो कि अपना धर्म, नया धर्म चुन लेते हैं कि भाई हिंदू धर्म में जन्म हुआ, उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया, या फिर इस्लाम में धर्म हुआ, उन्होंने हिंदू धर्म कबूल कर लिया। ऐसे भी बहुत सारे लोग होते हैं जो कि अपनी मर्जी से अपना समुदाय बदल लेते हैं। कई लोग अपनी जाति को छोड़ देते हैं, कई लोग दूसरी भाषा बोलने लगते हैं। तो बदलाव इस तरीके से भी हो सकता है। इसके अलावा जो हम एक तरीके से अपना जीवन में अपना निर्णय करते हैं, किस चीज का निर्णय? क्या हम पढ़ाई करेंगे, क्या हम पेशा अपनाएंगे, क्या हम खेलेंगे, क्या हम सांस्कृतिक, किस तरीके के सांस्कृतिक गतिविधियों में हिस्सा लेंगे, उसके आधार पर भी हमारा एक तरीके से सामाजिक विभाजन तय होता है। जैसे जैसे अगर आप देखें तो हमारे समाज में हमारे पेशे के आधार पर भी कई तरीके के ग्रुप बन जाते हैं। जैसे कुछ लोग अपने पेशे के रूप में क्या चूज करते हैं? मजदूरी चूज करते हैं। तो भाई जितने भी मजदूर हैं जिन्होंने अपना पेशा मजदूरी के रूप में चुना, उनका एक अलग ग्रुप बन गया, उनका समाज का एक ग्रुप अलग बन गया, सामाजिक विभाजन अलग हो गया। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो क्या करते हैं? व्यापार करते हैं। इन्होंने अपना पेशा क्या चुना? व्यापार बना। इनका सामाजिक जो ग्रुप है, सामाजिक विभाजन है, ये दो समाज के विभाजन हो गए एक तरीके से। क्यों? क्योंकि इन्होंने पेशा अलग अलग चुना। अब उसी तरीके से जो कोई पेशा अगर क्या चुन लेता है? डॉक्टर चुन लेता है, तो इसका भी एक सामाजिक ग्रुप अलग बन गया। तो भाई इस तरीके से आपके पेशे के आधार पर आप कौन सा पढ़ाई करते हैं, उसके आधार पर भी कई सारे आपके विभाजन समाज में बन जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके के जो विभाजन होते हैं समाज में, वो जन्म के आधार पर नहीं होते हैं, ठीक है। अब यहां पर आगे बढ़ें, तो यहां पर बात कहा जा रहा है कि हर सामाजिक विभिन्नता सामाजिक विभाजन का रूप नहीं लेती है। यह बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई समाज में विभिन्नता हो सकती है। एक समाज में कई धर्म मानने वाले लोग रह सकते हैं, एक समाज में कई भाषा बोलने वाले लोग रह सकते हैं, एक समाज में कई एक जाति के लोग रह सकते हैं, और जरूरी नहीं है कि उन सभी में झगड़ा ही हो, और जरूरी नहीं है कि उनमें टकराव ही हो, जरूरी नहीं है कि वो आपस में लड़ें। हो सकता है कि उनके बीच में प्रेम भी हो सकता है, साथ में अच्छी तरीके से वो रह भी सकते हैं। तो ये चीज भी तो हो सकता है। सामाजिक विभिन्नताएं लोगों के बीच बंटवारे का एक बड़ा कारण जरूर होती हैं, लेकिन यही विभिन्नताएं कई बार अलग अलग तरह के लोगों के बीच पुल का काम भी करती हैं। यानी कि जो समाज में विभिन्नता है वो कई बार लोगों को जोड़ने का भी काम करता है। कैसे भाई? तो यहां पर देखिए, विभिन्न सामाजिक समूहों के लोग अपने समूहों की सीमाओं से परे भी समानताओं और असमानताओं का अनुभव करते हैं। जो उदाहरण पहले दिया गया उसमें कार्लोस और स्मिथ तो एक हिसाब से समान थे, यानी वो जो दोनों अमेरिका के लोग थे वो विरोध कर रहे थे क्योंकि वो दोनों अफ्रो अमेरिकी थे, मतलब कि अश्वेत थे। जबकि नॉर्मन जो थे, जो कि ऑस्ट्रेलिया के थे, वो श्वेत थे। वो क्यों विरोध कर रहे थे? क्योंकि ये तीनों जो थे वो एक प्रकार का अपने मन में विश्वास रखते थे, या फिर इनका भाव एक जैसा था कि ये सभी नस्ल आधारित भेदभाव के खिलाफ थे। मतलब क्या? मतलब कि भाई समाज में अगर कहीं विभाजन है तो हो सकता है कि एक आधार पर विभाजन है। जैसे अगर मान लीजिए धर्म पर मान लें तो हमारे देश में हिंदू भी रहते हैं, मुस्लिम भी रहते हैं, इसके अलावा ईसाई भी रहते हैं। तो भाई धर्म के आधार पर तो कई हिस्से हो गए समाज के। लेकिन यहां पर हो सकता है कि हिंदू धर्म में कुछ लोग हों जो क्या हो? गरीब हो, और मुस्लिम में भी कुछ लोग हों गरीब हों, और साथ में ईसाई में भी क्या हो? गरीब हो। तो इन तीनों समाज में जो गरीब लोग हैं ना,
वो अपने समाज के ही अमीर लोगों से या फिर दूसरे लोगों से ज्यादा एक दूसरे के करीब एक पाएंगे। भाई हिंदू में जो गरीब व्यक्ति है ना, वो खुद को मुस्लिम गरीब से या फिर ईसाई गरीब से ज्यादा नजदीक पाएगा, बोलेगा यार हम लोग एक जैसे हैं। भाई ऊपर वाले जो अमीर लोग हैं ना, उन लोग दूसरे टाइप का है, उन लोग से बात मत करो, उन लोग हम लोग एक जैसे हैं। तो यहां पर क्या हो गया, यहां पर एक सामाजिक विभिन्नता तो है, तीन प्रकार के समाज हो गए, लेकिन उसके अंदर एक अलग चीज आ गया जिसकी वजह से अलग अलग समाज के लोग जो हैं, अलग अलग तबके के लोग एक दूसरे के ज्यादा करीब एक दूसरे को पाते हैं। जैसे इसके अलावा अगर मान लीजिए कि कोई हिंदू है, वो क्या है, व्यापारी है, व्यापारी है, मुस्लिम भी व्यापारी है और ईसाई भी व्यापारी है। तो ये तीनों व्यापारी है ना, ये आपस में जब एक साथ बैठेंगे तो इनका दोस्ती अच्छा जमेगा, किसी मजदूर से या फिर डॉक्टर से या फिर किसी और दूसरे काम करने वाले व्यक्ति से। तो यहां पर आपका जो समाज में विभाजन है, वो जरूरी नहीं है कि उसके आधार पर झगड़ा ही हो। ये एक तरीके से कई बार विभाजन के बावजूद भी समाज के अलग अलग तबके एक साथ आ सकते हैं और एक दूसरे से करीब वो खुद को मतलब एक दूसरे के ज्यादा करीब खुद को समझ भी सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम आगे देखें तो आगे कहा जा रहा है कि अक्सर यह देखा जाता है कि एक धर्म को मानने वाले लोग खुद को एक ही समुदाय का हिस्सा नहीं मानते हैं, क्योंकि उनकी जाति या पंथ अलग हो सकता है। समझ गए, यह भी संभव है कि अलग अलग धर्म के अनुयायी होकर भी एक जाति वाले लोग खुद को एक दूसरे के ज्यादा करीब महसूस करें। जैसे अगर हम उदाहरण समझें तो उदाहरण में बहुत आसान है। भाई हमारे देश में अगर आप देखें तो हिंदू धर्म काफी माना जाता है, हिंदू क्या मुसलमान भी है, ईसाई, सब की बात कर लेते हैं। हिंदू धर्म में अगर आप बात करें तो आपको पता है कि हिंदू धर्म जो है उसमें बहुत सारे लोग हैं, लेकिन आपको यह भी पता है कि हिंदू धर्म में कई सारी जातियों के लोग रहते हैं। हिंदू ब्राह्मण भी हो सकता है, हिंदू राजपूत भी हो सकता है, भूमिहार भी हो सकता है, आपको इसके अलावा आपको दलित भी हो सकता है, या फिर यादव भी हो सकता है, बहुत सारी जातियां हो सकती हैं। वो सभी खुद को हिंदू मानते हैं, लेकिन इसके अलावा उनका खुद से अलग पहचान है। हो सकता है कि जो ब्राह्मण है और जो यादव है वो एक दूसरे के साथ उठना बैठना पसंद ना करे, या फिर एक दूसरे के साथ रहना पसंद ना करे। दोनों का धर्म एक है, लेकिन वो एक दूसरे के साथ रहना पसंद नहीं करेंगे, यह भी हो सकता है। इसी तरीके से मुस्लिम में भी बात करें तो मुस्लिम में भी कई सारी जातियां होती हैं, कई तरीके के तबके के लोग रहते हैं, ये भी एक दूसरे के साथ हो सकता है कि उठना बैठना पसंद ना करें। मुस्लिम में भी इसी तरीके के ऊंच नीच होते हैं जातियों में, तो वो भी हो सकता है कि भाई एक ही धर्म को मानते हैं लेकिन दो लोग एक दूसरे के साथ बैठना उठना पसंद नहीं कर रहे हैं। धर्म के अंदर भी कई सारे विभाजन हैं। उसी तरीके से ईसाई धर्म को देखें तो धर्म तो एक है, जितने भी ईसाई हैं वो सभी ईसाई धर्म को ही मानते हैं, लेकिन इसके अंदर भी विभाजन हो सकता है, एक ग्रुप का हिस्सा खुद को ना माने। जैसे ईसाई में आपने कैथोलिक सुना होगा, प्रोटेस्टेंट सुना होगा, ये दोनों ईसाई धर्म को ही मानते हैं, लेकिन ये दोनों जो हैं एक ग्रुप का हिस्सा खुद को नहीं मानते हैं, अलग अलग मानते हैं। इनका रहने का तरीका, खाने का तरीका, बहुत सारी मतलब तरीका जो है वो अलग अलग है। तो ये चीज कहा जा रहा है कि जरूरी नहीं है कि अगर हम किसी को एक समाज एक सामाजिक हिस्सा बना दें, एक ग्रुप का हिस्सा बना दें, तो वो खुद को एक ग्रुप का, एक समुदाय का सदस्य ही माने। वो खुद को अलग भी पहचान हो सकता है, क्योंकि हमने शुरू में क्या देखा था कि आप अपनी पहचान किसी भी आधार पर तय कर सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए जितने भी हिंदू हैं आज हमारे देश के, वो सभी आज अपनी जातियां छोड़ दें, तब क्या होगा, उनकी पहचान में क्या आ जाएगा, हिंदू आ जाएगा। लेकिन हो सकता है ये सभी लोग अपने धार्मिक पहचान को छोड़ दें, बोलेंगे नहीं आज से हम लोग हिंदू नहीं है, हम लोग क्या हैं, सिर्फ ब्राह्मण हैं, सिर्फ दलित हैं, या फिर सिर्फ राजपूत हैं, या सिर्फ लाला जी हैं, या फिर कोई और हमारी जाति है। जाति सबसे इंपॉर्टेंट है। या फिर हो सकता है कि ये सारे लोग क्या करें, बोले कि सब चीज छोड़ो, हम लोग क्या हैं, सिर्फ अमीर और गरीब हैं। अमीर हैं नहीं हैं तो हम क्या हैं, गरीब हैं, अब से मेरा पहचान सिर्फ गरीब है। या फिर वो सब छोड़ो, हम किस बिरादरी के हैं, मतलब जाति में भी कई तरीके के होते हैं कि भाई किस खानदान से, बिरादरी से, बहुत तरीके, मतलब आप किसी भी तरीके से खुद को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो यहां पर वही चीज है कि जिस तरीके से आप खुद की पहचान रखते हैं उस तरीके से आप अपना समुदाय चुनते हैं, आपका समुदाय वैसा होता है। समझ गए। अब यहां पर वही चीज आगे कहा गया है कि एक तो यहां हो गया कि भाई एक ही धर्म के होकर हो सकता है कि आप एक ग्रुप हो, मतलब एक दूसरे के करीब खुद को ज्यादा महसूस ना करें। जैसे कि
हिंदू में ही अलग अलग जाति के लोग, मुस्लिम में भी अलग अलग जाति के लोग, या फिर ईसाई में भी अलग अलग जाति हो गया, जैसे कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट हो गए ये सारे। इसी तरीके से जब आप परिवार में ही अपने आसपास देखते होंगे कि जो आपके आसपास अमीर लोग हैं और जो गरीब लोग हैं, मतलब हर परिवार में ऐसा होता है, आपके आसपास देखिएगा तो कुछ व्यक्ति ऐसे होंगे जो कि बहुत अमीर हो गए हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो अभी भी गरीब की स्थिति में है, मतलब बहुत अमीर नहीं हुए। तो इन दोनों का दोस्ती या फिर रिश्तेदारी अच्छा नहीं चलता है। क्यों? क्योंकि अमीर का रहन सहन अलग है, सोचने का तरीका अलग है, और गरीब का रहन सहन और सोचने का तरीका अलग है, और इनके रिश्तेदारी भी ज़्यादा घनिष्ठ नहीं होते। अमीर लोग अमीर लोगों के साथ उठना बैठना पसंद करते हैं, और गरीब लोग गरीब लोगों के साथ उठना बैठना पसंद करते हैं। दोनों एक दूसरे के ज़्यादा करीब होना पसंद नहीं करते हैं। इसी तरीके से हर हम सभी का क्या होता है, एक से ज्यादा पहचान होता है। मतलब जैसे मैं अगर बात करूं तो मैं खुद को कैसे पहचानते, मैं कह सकता हूं कि मैं एक व्यक्ति हूं जो कि हिंदी बोलता है, मैं हिंदी भाषी हूं, ठीक है। मैं कह सकता हूं कि मैं क्या हूं, मैं हिंदू हूं मेरी धर्म के आधार पर, या फिर उसके आगे मैं कह सकता हूं कि मैं जो हूं जाति के आधार पर, ब्राह्मण हूं, क्षत्रिय हूं, या फिर दलित हूं, कुछ भी अपनी पहचान मैं रख सकता हूं अपनी जाति के आधार पर। या फिर मैं कह सकता हूं कि मैं जो हूं ना, जैसे आप अगर यूपी के हैं तो मैं यूपी वाला हूं, बिहार का हूं तो बिहार वाला हूं, या फिर झारखंडी हूं, या फिर छत्तीसगढ़िया हूं। इस तरीके से आप मतलब किसी भी आधार पर अपनी पहचान तय कर सकते हैं। अब यहां पर इसी तरह लोग एक से ज्यादा सामाजिक समूहों का हिस्सा हो सकते हैं। दरअसल हर संदर्भ में हमारी पहचान अलग रूप धारण करती है, मतलब हमारी कई तरीके के से पहचान हो सकती है। जैसे अगर मान लीजिए कहीं पर अगर हिंदू ग्रुप का मीटिंग बुलाया जाएगा तो मैं वहां भी हो सकता है जाऊंगा, या फिर मेरी जाति के आधार पर अगर कहीं मीटिंग बुलाया जाएगा तो मैं वहां भी जाऊंगा, क्योंकि मैं जाति का भी कमेटी का सदस्य हूं। मेरे राज्य का अगर बुलाया जाएगा कि भाई सारे झारखंड वालों को बुलाओ, सारे बिहार वालों को बुलाओ, सारे यूपी वालों को बुलाओ, तो राज्य आधार पर भी मेरी पहचान है, तो वहां पर भी मैं ग्रुप में शामिल हो जाऊंगा। या फिर बोला जाएगा सारे इंडियंस, मान लीजिए मैं अमेरिका चला गया, वहां बोला कि सारे इंडियंस को बुलाओ, तो मैं वहां भी जाऊंगा कि भाई मैं इंडियन हूं और मैं इंडियन वाला ग्रुप में बैठूंगा। तो वहां पर आप जो सामाजिक समूह है वो कई तरीके से तय हो सकता है, और कई तरीके से आप अपना सामाजिक पहचान को रख सकते हैं। अब इसके बाद है कि जो सामाजिक विभिन्नता है उसमें सामंजस्य कैसे होता है, टकराव कैसे होता है, ये सारी चीजें अब हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। अब यहां पर कहा जा रहा है कि सामाजिक विभाजन तब होता है जब कुछ सामाजिक अंतर दूसरी अनेक विभिन्नताओं से ऊपर और बड़े हो जाते हैं। अब यहां पर अब हम देखने वाले हैं कि सामाजिक विभाजन हमारा सामाजिक भेदभाव का रूप या फिर टकराव का रूप कब ले लेती है, ठीक है। अब यहां पर देखिए, यहां पर कहा जा रहा है, ये बहुत ध्यान से पढ़िएगा, इसको बहुत समझने वाली चीज है। सामाजिक विभाजन तब होता है जब कुछ सामाजिक अंतर दूसरी अनेक विभिन्नताओं से ऊपर और बड़े हो जाते हैं। अभी तक तो हमने सामाजिक विभिन्नताओं को देख लिया कि कैसे कैसे हो सकता है। अब समाज में दो समुदाय आपस में लड़ते कब हैं, उनके बीच में टकराव कब होता है, ये चीज अब हम देखने वाले हैं। ये कब होता है? जब कुछ सामाजिक अंतर दूसरी अनेक विभिन्नताओं से ऊपर और बड़े हो जाते हैं। मतलब क्या? मतलब सीधा है कि भाई देखो, एक चीज है, एक पहचान जो कि सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए हो गया, बाकी सारी चीजें बेकार हो गई। जैसे हमने क्या कहा, हमने कहा कि आपकी पहचान कई सारे हो सकती हैं। जैसे कि आपकी पहचान तो पहला धर्म के आधार पर, दूसरा जाति के आधार पर, तीसरा भाषा के आधार पर, या फिर राज्य के आधार पर, देश के आधार पर, कई तरीके के आपके पहचान हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन समाज में दो समुदाय के बीच में टकराव कब होता है? जब आप इतने सारे पहचान में से सारों को छोड़कर सिर्फ एक पर फोकस करते हैं। जैसे हमारे देश में, समाज में जब धर्म के आधार पर टकराव होता है, लड़ाई झगड़े होते हैं, तो वहां पर लोग अपनी जाति भूल जाते हैं, भाषा भूल जाते हैं, राज्य भूल जाते हैं, देश भूल जाते हैं, सब भूल जाते हैं। मेन फोकस क्या आ जाता है भाई? धर्म आ जाता है, ठीक है। उसी तरीके से जब जाति पर झगड़ा होता है तो लोग अपना धर्म भूल जाते हैं, भाषा, राज्य, देश भूल जाते हैं। मेन फोकस क्या होता है? जाति के आधार पर फोकस होता है कि भाई जाति मेरा इंपॉर्टेंट है, हम ब्राह्मण हैं, हम यादव हैं, हम क्षत्रिय हैं, या फिर हम जो हैं दलित हैं, ये मेन इंपॉर्टेंट हो जाता है, बाकी सारी चीजें बेकार फिर हो जाती हैं। इस तरीके से जब सारी आप दूसरे पहचानों को छोड़कर सिर्फ एक पहचान पर फोकस करते हैं, तब आपका क्या होता है? आपका एक तरीके से सामाजिक टकराव होता है। और ये फोकस होता कैसे है?
क्या अचानक से लोग उठते हैं बोले कि नहीं सारी चीजें छोड़ो, आज से हम सिर्फ अपना जाति पर फोकस करेंगे, ऐसा होता है क्या? जी नहीं। उसमें जब दूसरी चीजें धीरे धीरे ऐड हो जाती हैं, कैसे ऐड हो जाती हैं? जैसे कि अमेरिका में श्वेत और अश्वेत का जो अंतर है वो सामाजिक विभाजन कब बनता है? क्योंकि अश्वेत लोग आमतौर पर गरीब हैं, बेघर हैं, भेदभाव का शिकार हैं। मतलब क्या हुआ? मतलब देखिए, पहला तो है कि भाई जो श्वेत हैं अमेरिका में गोरे लोग हैं और जो काले लोग हैं, इनके बीच में टकराव या फिर इनके बीच में कटुता क्यों है? क्योंकि पहला तो भाई गोरे लोगों ने इनके ऊपर अत्याचार किया। अत्याचार किस तरीके से? भाई बराबर का दर्जा नहीं दिया। आगे साथ में प्रॉब्लम क्या है? साथ में प्रॉब्लम है कि भाई जो काले लोग हैं ना, जो अश्वेत लोग हैं वो गरीब भी हैं, बेघर भी हैं, बहुत ज़्यादा भेदभाव भी होता है और बहुत तरीके की ऐसे परेशानियां होती हैं। तो जब कोई काला व्यक्ति सोचता है कि भाई मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैं गरीब भी हूँ, बेघर भी हूँ, भेदभाव भी होता है मेरे साथ और मेरे को बराबर का दर्जा भी नहीं मिलता है, इक्वल ट्रीटमेंट, बहुत सारी चीज़ें नहीं मिलती हैं, क्यों? तो उसको समझ में आता है कि मेन अंतर क्या दिख रहा है भाई? मेन अंतर है ना कि वो क्या है, गोरा है और मैं क्या हूं, काला हूं। तो ये कारण है ना, ये जो भेदभाव है इसकी वजह से मुझे ये सारी परेशानियां हो रही हैं। इसलिए जो काला व्यक्ति है वो गोरे को पसंद नहीं करेगा, बोलेगा यार तू मेरे साथ इसी वजह से भेदभाव करता है, इसी वजह से कटुता होगी कि भाई हमको बराबर का दर्जा दे, हमको बराबर का दर्जा दे, क्यों तू मेरे साथ ऐसा गलत कर रहा है? समझ गए? क्योंकि सभी को लगेगा क्या, लगेगा क्या, ये सही बात है, लगेगा का बात नहीं है, सही में इसी वजह से भेदभाव भी, इसी वजह से सारी परेशानियां हैं कि भाई क्योंकि मैं काला हूं, मेरा रंग, चमड़ी का रंग काला है, इसलिए मुझे गरीब रखा गया, मुझे बेघर रखा गया, भेदभाव मेरे साथ किया गया। और ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं? क्योंकि मेरे चमड़ी का रंग काला है। इसी तरीके से अगर हम अपने देश में देखें, जो दलित लोग हैं, दलित समुदाय के लोग हैं, उनके साथ भी ऐसी ही परेशानी है। वो आमतौर पर आप दलितों को देखिएगा तो वो गरीब हैं, भूमिहीन हैं और उनके साथ भेदभाव होता है जैसा कि अश्वेतों के साथ अमेरिका में होता है। तो यहां पर ये होता क्यों है? क्योंकि वो एक तरीके से दलित हैं। जाति आधारित भेदभाव जो है उसी वजह से वो गरीब भी हैं, भूमिहीन भी हैं और भी बहुत तरीके की उनके साथ परेशानियां हैं। अब यहां पर देखिए, यहां पर जब इस तरीके के भेदभाव होते हैं, परेशानियां होती हैं और इसके बीच लोगों के बीच में ये मन में बैठ जाता है कि भाई मैं अलग समुदाय का हूं, तुम अलग समुदाय का हो। जैसे जैसे जो अमेरिका में गोरे लोग हैं और जो काले लोग हैं, ये दोनों एक दूसरे को एक समुदाय का हिस्सा नहीं मानते हैं। गोरे लोग अपना समुदाय अलग मानते हैं, काले लोग अपना समुदाय अलग मानते हैं। क्यों? क्योंकि भाई इन दोनों में कोई मेल नहीं है। गोरे अमीर हैं, काले गरीब हैं। इन लोगों के पास घर है, काले लोग बेघर हैं। इन लोगों को बहुत सम्मान मिलता है, काले लोगों को सम्मान नहीं मिलता है। तो ये दोनों एक दूसरे के साथ दोस्ती या फिर प्यार वाला व्यवहार कैसे महसूस कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। इस वजह से यहां पर जो काले लोग हैं वो अपने जैसे काले लोगों के साथ अपना समुदाय महसूस करेंगे, गोरे लोग अपने जैसे गोरे लोगों के साथ अपना समुदाय महसूस करेंगे और उसकी वजह से क्या होगा? सामाजिक विभाजन होगा, एक दूसरे के साथ कटुता होगी। समझ गए? अब यहां पर आगे कहा जा रहा है कि अगर एक सी सामाजिक असमानताएं कई समूहों में मौजूद हों तो फिर एक समूह के लोगों के लिए दूसरे समूहों से अलग पहचान बनाना मुश्किल हो जाता है। इसका मतलब है कि किसी एक मुद्दे पर कई समूहों के हित एक जैसे हो सकते हैं जबकि दूसरे मुद्दे पर उनके नजरियों में अंतर हो सकता है। एक उदाहरण हमें देखना है, लेकिन यही गोरे काले से अगर बात कीजिए तो मान लीजिए कि अमेरिका में क्या होता है, गोरा और काला पर भेदभाव होता है, लेकिन उसके मुकाबले अगर आप देखें उसके अलावा कोई अंतर नहीं है गोरे और कालों में। मतलब आधे गोरे क्या हैं? अमीर हैं, तो आधे क्या हैं? गरीब हैं। उसी तरीके से अगर आधे काले लोग अमीर हो जाएं और आधे काले लोग क्या हो जाएं? गरीब हो जाएं, काले रंग वाले जो लोग हैं वो गरीब हो जाएं। अब देखिए बार बार मैं गोरा और काला बोल रहा हूं तो उसके लिए सॉरी। यहां पे वही चीज आसानी से मैं समझाने के लिए बात कर रहा हूं। श्वेत और अश्वेत में बार बार जो है ना वो समझ में नहीं आता, इसलिए इससे गुस्सा मत होइएगा अगर आपको बुरा लगे तो, सॉरी। ठीक है। अब यहां पर देखिए इनके बीच में सबसे मेन मुद्दा क्या है भाई? भेदभाव है। गोरे लोग जो हैं वो काले लोगों के साथ भेदभाव कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन और भी परेशानियां हैं कि अमीर हैं गोरे लोग, काले लोग गरीब हैं। लेकिन भेदभाव के अलावा अगर दूसरी चीजें खत्म कर दी जाएं, जैसे कि
गोरे लोग जितने अमीर हैं उतने अमीर गरीब भी हो जाएं। गोरे लोग जो हैं वो उनके पास घर है तो भाई हमारे काले लोगों के पास भी क्या हो जाए, घर हो जाए। तो और भी दूसरे तरीके के जो परेशानियां हैं वो अगर खत्म हो और सिर्फ एक मुद्दा बचे कि भाई यहां पर भेदभाव होता है ना, मतलब भेदभाव होता है, तो उतना बड़ा मुद्दा नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि जो गोरे अमीर लोग हैं और जो काले अमीर लोग हैं ये दोनों एक जैसा सोचेंगे। गोरे गरीब लोग हैं और जो काले गरीब लोग हैं ये दोनों एक जैसा सोचेंगे। अब जैसे एक उदाहरण देख लें, जो अश्वेत व्यक्ति है, काला व्यक्ति है, वो जो गरीब है वो अमीर से ज्यादा नफरत करेगा या फिर अमीर को अलग समझेगा या फिर गोरे व्यक्ति को अलग समझेगा, गरीब गोरे को। ये तो काफी कंफ्यूजन वाला है ना कि भाई वो नापसंद किसे करे, गोरे व्यक्ति को नापसंद करे या फिर अमीर काले व्यक्ति को नापसंद करे। ये भी प्रॉब्लम हो सकता है। जैसे अगर हम अपने देश में देखें तो हमारे देश में क्या है अभी तक, मतलब कि अब तो बदलाव हो रहा है, लेकिन अभी तक क्या है कि जो आपके सवर्ण हैं वो मुख्यतः अमीर दिखते हैं। भाई अमीर हैं काफी सारे, बहुत सारे लोग अमीर हैं, बहुत सारे लोग नॉर्मल हैं। लेकिन वहीं जब आप बात करते हैं दलितों की, तो जो दलित होते हैं वो बहुत गरीब होते हैं, उनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब होती है। तो ये एक मुद्दा है कि भाई दलितों के साथ आज तक क्या हुआ, अत्याचार हुआ, बहुत भेदभाव हुआ। लेकिन अब हमारे संविधान ने सभी को बराबर कर दिया है, बराबर का दर्जा दे दिया है। लेकिन अभी भी आपको सामाजिक अंतर क्यों दिख जाता है? क्योंकि जो सवर्ण है उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी है, दलितों की खराब है। लेकिन मान लीजिए जितने अमीर सवर्ण हैं उतने ही अमीर दलित भी हो जाएं। जितने आपको आर्थिक स्थिति अमीरों सवर्णों की अच्छी है उतनी अगर दलितों की अच्छी हो जाए तो यहां पर ये जो भेदभाव या फिर दोनों में कटुता है या फिर एक तरीके से नाराजगी है वो बहुत हद तक खत्म हो जाएगी। कैसे खत्म हो जाएगी? क्योंकि भाई जो अमीर सवर्ण है और जो अमीर दलित है ना वो एक जैसा सोचेगा। वो गरीब दलितों से अलग रहेगा, गरीब सवर्णों से अलग रहेगा, और जो गरीब सवर्ण है, गरीब दलित है, वो एक जैसा सोचेगा। वो अमीर लोगों से थोड़ा सा अलग हो जाएगा। तो यहां पर इसकी वजह से क्या होगा? इसकी वजह से जो ये कटुता है, झगड़ा है, वो काफी हद तक क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। समझ गए? अब यहां पर आगे बात करें तो उसका उदाहरण यहां पर दिया गया है। उदाहरण क्या है कि भाई देखो, उत्तरी आयरलैंड और नीदरलैंड ये दो देश हैं। अब यहां पर ये दोनों देश क्या हैं? ईसाई बहुल है, मतलब यहां पर ज्यादातर लोग जो हैं वो ईसाई धर्म को मानते हैं। लेकिन यहां पर क्या है? प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक खेमे में बटे हुए हैं। मतलब कि दो समुदाय, ईसाई में ही दो समुदाय हैं अलग अलग, प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक, और ये दो खेमों में बटे हुए हैं दोनों देश। कौन कौन से देश? उत्तरी आयरलैंड और नीदरलैंड। लेकिन यहां पर बात करें तो यहां पर आगे कहा जा रहा है कि उत्तरी आयरलैंड में वर्ग और धर्म के बीच गहरी समानता है। मतलब अमीर और गरीब वर्ग और धर्म के बीच में गहरी समानता है। कैसे? यहां पर कैथोलिक समुदाय जो है वो गरीब है, जितने भी कैथोलिक हैं वो क्या हैं? गरीब हैं, और इनके साथ भेदभाव भी होता आया है। वहीं अगर आप देखें जो नीदरलैंड है वहां पर वर्ग और धर्म में कोई भी मेल देखने को नहीं मिलता है। वहां पर कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट दोनों अमीर और गरीब हैं। मतलब यहां पर क्या हुआ? उत्तरी आयरलैंड में जो लोग कैथोलिक हैं वो गरीब हैं और जो भी प्रोटेस्टेंट हैं वो अमीर हैं। ये धर्म के साथ हमारा क्या जुड़ गया? धर्म के साथ हमारा अमीर और गरीब वर्ग जुड़ गया। वहीं अगर हम नीदरलैंड में देखें तो कोई व्यक्ति अगर कैथोलिक है या प्रोटेस्टेंट है, कोई भी अमीर हो सकता है। जितने अमीर कैथोलिक हैं उतने ही अमीर प्रोटेस्टेंट भी हैं। तो इससे क्या होता है? इससे यह होता है कि जो उत्तरी आयरलैंड है यहां पर कैथोलिकों और प्रोटेस्टेंट में भारी मारकाट चलती है, लेकिन नीदरलैंड में कोई मारकाट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि जब सामाजिक विभिन्नताएं एक दूसरे से गुथ जाती हैं तो गहरे सामाजिक विभाजन की तैयार होने लगती है। मतलब यहां पर उत्तरी आयरलैंड में जो कैथोलिक है और जो प्रोटेस्टेंट हैं वो एक दूसरे से झगड़ा करते हैं। क्यों झगड़ा करते हैं भाई? जो कैथोलिक है उनको लगता है कि यार ये जो प्रोटेस्टेंट लोग हैं ना ये हम लोग के साथ भेदभाव कर रहे हैं, सारा पैसा अपने रखा है, सब अमीर है, हम लोग को गरीब करके रखा है। और क्यों गरीब करके रखा है? क्योंकि हम लोग प्रोटेस्टेंट हैं, तो ये हम लोग के साथ बहुत भेदभाव कर रहा है, इसलिए इन लोग से लड़ो, झगड़ा करो। लेकिन यहां पर जब हम आते हैं नीदरलैंड में, तो नीदरलैंड में जो कैथोलिक है और जो प्रोटेस्टेंट है वो लगभग उतने ही संख्या में, बराबर ही संख्या में दोनों जगहों पर। लेकिन
यहां पर झगड़ा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि यहां पर कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट हैं तो हैं, लेकिन उनके बीच में वर्ग का अंतर नहीं है, अमीर गरीब वर्ग का अंतर नहीं है, केवल उनके बीच में जो धार्मिक मामले हैं उसमें अंतर है। इसलिए इनके बीच में झगड़ा नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि जो कैथोलिक अमीर व्यक्ति है और जो प्रोटेस्टेंट अमीर व्यक्ति है वो एक साथ उठेगा बैठेगा, जो कैथोलिक गरीब व्यक्ति है, प्रोटेस्टेंट गरीब व्यक्ति है, वो एक साथ उठेगा बैठेगा, एक साथ रहेगा। तो इसलिए क्या होता है, यहां पर हमारा झगड़ा नहीं होता है। यानी यहां पर क्या कहा गया, जब सामाजिक विभिन्नताएं एक दूसरे से गुथ जाती हैं, जब एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाती हैं। हमारे देश में भी ऐसा मिक्स है। कैसे मिक्स है कि भाई जो सवर्ण हैं वो क्या हैं, अमीर है। अमीर कहना सही नहीं होगा, हमारे देश में उस लेवल पर अमीर बहुत कम लोग हैं, आर्थिक स्थिति अच्छी है, लेकिन उसके मुकाबले में जो दलित हैं उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। तो इसलिए दोनों में काफी कटुता, मतलब दुश्मनी तो नहीं है, दुश्मनी अब नहीं है, ठीक है, कटुता सही बात होगा कि भाई नापसंदी एक तरीके से है। तो यहां पर पहला तो कारण हो गया कि भाई जो जातीय भेदभाव है वो तो है, साथ में अमीरी गरीबी वाला भी बात आ जाता है। लेकिन अगर यहां से मान लीजिए अमीरी गरीबी खत्म हो गया ना, तो इनके बीच में झगड़ा कटुता जो भी कहें आप, वो एक तरीके से खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इनके पास बहाना एक तरीके से वो नहीं रहेगा झगड़ने के लिए, ठीक है। अब यहां पर आगे कहें, यहां पर कहा जा रहा है कि जहां ये सामाजिक विभिन्नताएं एक साथ कई समूहों में विद्यमान होती है, उन्हें संभालना अपेक्षाकृत आसान होता है। जहां पर नीदरलैंड जैसा सिचुएशन होता है कि भाई केवल जातीय अंतर है लेकिन बाकी अमीरी गरीबी या फिर और भी चीजों में अंतर नहीं है, तो वहां पर संभालना आसान होता है, ठीक है। अब यहां पर आगे कहा जा रहा है कि आज अधिकतर समाजों में कई किस्म के विभाजन दिखाई देते हैं। देश बड़ा हो या छोटा, इससे खास फर्क नहीं पड़ता है। भारत काफी बड़ा देश है, इसमें अनेक समुदाय के लोग रहते हैं। बेल्जियम छोटा देश है पर वहां भी अनेक समुदाय के लोग रहते हैं। और जर्मनी और स्वीडन में समृद्ध, मतलब हर जगह पर आपको अनेक समुदाय के लोग रहते हैं। जहां पर एक ही नस्ल के लोग रहते हैं वहां पर भी आप अनेक समुदाय के लोग आ गए हैं, विदेशों से जाकर बस गए हैं। और इससे क्या हुआ है, दुनिया के ज्यादातर देश बहुसंस्कृतिक हो गए हैं। अब यहां पर यह जो जानकारी है, ये क्या समझा क्या जाना, आप खुद से इसको देख लीजिएगा। मैं क्या करता हूं, आगे बढ़ता हूं। आगे हमारे सामने क्या है टॉपिक, सामाजिक विभाजनों की राजनीति। यानी जो सामाजिक विभाजन होता है, इसके ऊपर जो राजनीति होती है, इसके बारे में अब हम पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर एक तरीके से हमें समझना है कि जो किसी भी समाज में सामाजिक विभाजन होता है और जो राजनीति होती है, ये एक दूसरे के साथ कैसे काम करती है। मतलब कि राजनीति का सामाजिक विभाजन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है और सामाजिक विभाजन का देश की राजनीति के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पर देखें, तो यहाँ पर शुरुआत में आप अगर सोचें या फिर आप अगर बात करें तो आपको लगेगा कि अगर सामाजिक विभाजनों के ऊपर अगर राजनीति होने लगी तो भाई ये बहुत बुरी चीज़ है, बहुत बुरा इससे निकलने वाला है। क्यों? क्योंकि लगेगा कि भाई नेता लोग जो हैं वो क्या करेंगे, दो कम्युनिटी को, दो समाज के तबके को झगड़वा देंगे और उससे अपना फायदा निकाल लेंगे। ऐसा मुख्यतः सोचा जाता है या फिर माना जाता है। लेकिन देखिए, अगर आप दूसरे तरीके से सोचिए तो जो लोकतंत्र है उसमें होता क्या है, हमारे देश में लोकतंत्र है, वहां पर होता क्या है, अलग अलग जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो उनके बीच में प्रतिद्वंदिता होती है। मतलब कि कौन जनता का वोट ले सकता है, इसके लिए लोग जो हैं वादा करते हैं, पार्टियां वादा करती हैं। और इसलिए यहां पर अगर प्रतिद्वंदिता देखी जाए तो इसमें कई बार देखते हैं कि कई सारी पार्टियां जो हैं वो जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर वोट लेने की कोशिश करती हैं कि क्या किया जाए कि भाई समाज में फूट डाल दिया जाए, हिंदू को मुस्लिम से लड़ा दिया जाए, या फिर राजपूत को ब्राह्मण से, या फिर दलितों को सवर्णों से लड़ा दिया जाए और उससे हमको फायदा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम दलितों के मसीहा बन जाएंगे, सवर्णों के मसीहा बन जाएंगे, हिंदू या मुसलमान के मसीहा बन जाएंगे। इस तरीके से भी हो सकता है। तो यह बात सही है कि इस तरीके से भी राजनीति का हमारे सामाजिक विभाजन पर प्रभाव पड़ता है कि जो राजनीति है उसकी वजह से समाज में फूट बढ़ता है। लेकिन उसके कई और पहलू भी हैं जिसको कि हम आगे पढ़ने वाले हैं। अब यहां पर देखिए, तो यहां पर मतलब इस तरीके की राजनीति अगर हो, अगर जो राजनीतिक दल है वो समाज में विभाजनों के हिसाब से अगर उस पर काम करने लगे, विभाजन को बढ़ाने वाला काम करने लगे, तो देश जो है वो विखंडन की तरफ भी जा सकता है, देश टूट भी सकता है। और ऐसे कई देशों में हो चुका है। कई देश जो हैं सामाजिक विभाजन के ऊपर राजनीति करने की वजह से टूट चुके हैं। अब उन्हीं कुछ देशों का उदाहरण हम देख लेते हैं जो कि हम टॉपिक परिणामों का दायरा में पढ़ेंगे।
अब यहां पर हम आयरलैंड की बात करते हैं, उत्तरी आयरलैंड, जिसके बारे में हमने ऊपर बात किया था कि जहां पर जो कैथोलिक है और प्रोटेस्टेंट है उनके बीच में झगड़ा होता रहता है। उनका रीजन क्या था कि भाई देश में कैथोलिक प्रोटेस्टेंट दोनों हैं बड़ी बड़ी संख्या में, और साथ में जो प्रोटेस्टेंट हैं वो अमीर हैं और जो कैथोलिक हैं उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब है, इसलिए उनके बीच में झगड़ा होते रहता है। तो यहां पर देखिए ये उत्तरी आयरलैंड जो इलाका है ये आपका ग्रेट ब्रिटेन का इलाका, यानी जो हम यूनाइटेड किंगडम जानते हैं ना, उसकी बात कर रहे हैं हम, इंग्लैंड की नहीं बात करें। इंग्लैंड अलग चीज है, इंग्लैंड का ही एक बड़ा रूप है क्या, ग्रेट ब्रिटेन, या फिर एक तरीके से यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। अब यहां पर उत्तरी आयरलैंड की बात करें तो यहां पर बहुत लंबे समय से 40-50 सालों से क्या चल रहा है, हिंसा चल रहा है, जातीय कटुता, यानी कि कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट एक दूसरे से नफरत करते हैं एकदम। और यहां पर जो राजनीतिक टकराव है वो इसका एक बहुत बड़ा कारण है, उसके अलावा और भी कारण है, लेकिन ये बहुत बड़ा कारण है। कैसे? क्योंकि अगर आप देखें उत्तरी आयरलैंड को तो यहां पर क्या है, यहां पर ईसाई धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं, मतलब कि लगभग सभी लोग ईसाई धर्म को मानते हैं। लेकिन इस धर्म के ही दो प्रमुख पंथ हैं। कौन कौन से भाई? पहला तो प्रोटेस्टेंट और दूसरे हैं रोमन कैथोलिक। अब यहां पर देश में 53% आबादी है प्रोटेस्टेंटों की, यानी प्रोटेस्टेंट पंथ को मानने वाले लोगों की 53% आबादी है, और वहीं 44% आबादी है रोमन कैथोलिक जो पंथ है ईसाई धर्म का उसको मानने वालों की। अब यहां पर दोनों समुदाय को लीड करने वाले, दोनों समुदाय के लिए अलग अलग राजनीतिक पार्टियां हैं। जो कैथोलिक धर्म को मानने वाले लोग हैं, कैथोलिक समुदाय के लोग हैं, इनका प्रतिनिधित्व करती है नेशनलिस्ट पार्टियां। यानी ये जो नेशनलिस्ट पार्टियां हैं, नेशनलिस्ट विचार वाली पार्टियां, ये पार्टियां हमेशा बात करती हैं किसकी? कैथोलिक लोगों की बात करती हैं, प्रोटेस्टेंटों के खिलाफ में बोलती हैं। और इसके साथ ही इन लोगों का एक और मांग है कि भाई ये जो हमारा देश है, इलाका है उत्तरी आयरलैंड, इसको क्या किया जाए? आयरलैंड देश के साथ मिला दिया जाए। आयरलैंड गणराज्य, आपको यहां पर मैप दिख रहा होगा, यहां पर आप देख सकते हैं मैप में कि भाई आयरलैंड कौन सा है, उत्तरी आयरलैंड कौन सा है, फिर इंग्लैंड कौन सा है, यूके कौन सा है, सब चीज आपको दिख रहा होगा। उस मैप में आप देख लीजिए कि भाई उत्तरी आयरलैंड और आयरलैंड में, आयरलैंड देश में क्या अंतर है, दोनों एक दूसरे के अगल बगल हैं, ठीक है। अब यहां पर ये लोग क्या चाहते हैं कि भाई उत्तरी आयरलैंड इलाका को, जो कि भाई ग्रेट ब्रिटेन का इलाका है, उसको आयरलैंड देश के साथ, आयरलैंड गणराज्य के साथ मिला दिया जाए, जहां पर ज्यादातर संख्या कैथोलिक धर्म मानने वाले लोगों की है। लेकिन वही दूसरी तरफ जो प्रोटेस्टेंट लोग हैं, उनका लीडरशिप कौन कर रहा है? वो किया जा रहा है यूनियनिस्ट पार्टियों के द्वारा। अब ये यूनियनिस्ट मतलब क्या होता है? इंग्लिश में यूनियन का मतलब क्या होता है? यूनियन का मतलब एक तरीके से संघ होता है। तो भाई संघ में, यानी कि जो यूके 4 देशों का संघ है, उसमें यहां पर ये यूनियनिस्ट पार्टियां चाहती हैं कि उत्तरी आयरलैंड बना रहे, ठीक है। अब ये यूके क्या होता है, मैं शॉर्ट में समझा देता हूं कि देखिए, जो यूके है वो एक तरीके से 4 देशों का समूह है, संघ है। अब 4 देश कौन कौन से हो गए? पहला तो इंग्लैंड हो गया, इंग्लैंड के बाद वेल्स हो गया, इसके अलावा स्कॉटलैंड हो गया, और इसके साथ ही आपका उत्तरी आयरलैंड हो गया। उत्तरी आयरलैंड, नॉर्थ आयरलैंड की हम बात कर रहे हैं। आयरलैंड एक अलग से देश है, समझ गए? तो आयरलैंड देश अलग है, नॉर्थ आयरलैंड जो है वो आपका यूके का हिस्सा है। तो यहां पर ये जो आपके यूनियनिस्ट पार्टियां हैं, ये चाहती हैं कि जो देश है, कौन सा? उत्तरी आयरलैंड है, ये आपका बना रहे इस यूके समूह के साथ। और वहीं नेशनलिस्ट पार्टियां क्या चाहती हैं? वो चाहती हैं कि नॉर्थ आयरलैंड को, उत्तरी आयरलैंड को आयरलैंड देश के साथ मिला दिया जाए। उसका कारण क्या है? देश में सामाजिक विभाजन है कि भाई जो कैथोलिक धर्म मानने वाले लोग हैं वो चाहते हैं कि हम आयरलैंड के साथ मिले, जहां पर ज्यादातर लोग कैथोलिक धर्म को मानते हैं। जो प्रोटेस्टेंट धर्म को मानने वाले लोग हैं वो चाहते हैं कि हम ब्रिटेन या फिर यूके के साथ बने रहें, क्योंकि यहां पर प्रोटेस्टेंट धर्म को मानने वाले लोग ज्यादा हैं। तो यहां पर ये जो कारण है ना, इसकी वजह से 2 खेमों में पूरा देश बढ़ चुका है, कैथोलिक खेमा और प्रोटेस्टेंट खेमा
हाँ, और इनके बीच में जो हिंसक टकराव चल रहा है, इसकी वजह से सैकड़ों लोगों की जान जा चुकी है और साथ में ब्रिटेन के सुरक्षा बलों में से बहुत सारे लोगों की भी जान जा चुकी है। और 1998 में क्या हुआ कि जो ब्रिटेन की सरकार थी और जो नेशनलिस्ट पार्टियां थी, इनके बीच में शांति समझौता हुआ कि भाई क्या होगा कि दोनों देश जो हैं वो अब झगड़ा नहीं करेंगे, मारकाट नहीं करेंगे। यानी जो नेशनलिस्ट पार्टी मानने के विचार वाले लोग हैं वो उत्तरी आयरलैंड में किसी भी तरीके का झगड़ा या फिर कोई भी मारकाट नहीं करेंगे, बदले में इंग्लैंड की ब्रिटेन की सरकार ने उनको कुछ दिया होगा। ठीक है, अब यहां पर देखिए, यहां पर अब आगे दूसरा देश है यूगोस्लाविया। यूगोस्लाविया भी एक यूरोप का देश था जहां पर इसी तरीके की आपकी जातीय कटुता थी। मतलब कि लोग जो थे वो अपने जाति को लेकर ज्यादा चिंतित थे, देश वेश के बारे में वो ज्यादा विचार नहीं रखते थे। तो यहां पर वैसा नहीं हो पाया। यहां पर क्या हुआ, जैसे हमने देखा उत्तरी आयरलैंड में कि भाई सरकार ने बात किया, मैनेज हो गया, बोला कि अब झगड़ा नहीं करेंगे, बात खत्म। लेकिन यूगोस्लाविया में ऐसा नहीं हुआ। यहां पर धर्म और जाति के नाम पर देश में ऐसा विभाजन था कि लोग जो थे वो बिल्कुल भी यूगोस्लाविया देश नाम के देश में नहीं रहना चाहते थे। ये चाहते थे यूगोस्लाविया से टूटकर एक अलग देश बना लूं, और ये ऐसा हुआ भी। यूगोस्लाविया जो देश है वो आज 3-4 देशों में टूट चुका है, जो कि अपनी अलग अलग पहचान के साथ नए देश के रूप में जीते हैं। और आज दुनिया में यूगोस्लाविया नाम का कोई देश नहीं है। क्यों? क्योंकि देश टूट गया, अलग अलग देश बन गए, अलग अलग इलाके बन गए। अब यहां पर इस तरीके के उदाहरण को देखकर ज्यादातर लोग क्या मानेंगे? मानेंगे कि भाई देखो, अगर राजनीति हो सामाजिक विभाजन पर होती है तो इससे हमारे देश का बहुत नुकसान होगा और इससे हमको एक तरीके से देश टूट भी सकता है। अब यहां पर ये जो आपका कहानी है बुल्गारिया, रोमानिया या भारत, यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर सिंपली मैं बता दूं क्या बताया गया है कि भाई जैसा हमारे देश में हम एक दूसरे के प्रति बहुत सारी भावनाएं रखते हैं, वैसा विदेशों में भी बहुत सारे लोगों का होता है। ठीक है, तो यहां पर आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर आगे वही चीज हम कंटिन्यू करते हैं कि भाई देखिए, बहुत सारे लोग क्या समझते हैं कि भाई देश में अगर सामाजिक विभाजन के ऊपर राजनीति होती है तो उससे देश का बहुत नुकसान होगा। और यहां तो सबसे अच्छा सिचुएशन क्या होना चाहिए कि देश में किसी भी प्रकार का विभाजन ही ना हो, लोग अपने धर्म के नाम पर ना लड़े, अपने जाति के नाम पर ना लड़े, भाषा के नाम पर ना लड़े, किसी भी तरीके से ना लड़े, देश में विभाजन होना ही नहीं चाहिए। लेकिन यहां पर इनका यह भी कहना है कि अगर किसी देश में भी सामाजिक विभाजन है तो उसे राजनीति में नहीं आने देना चाहिए, राजनीति में उसका इस्तेमाल नहीं होने देना चाहिए। ऐसा यहां पर कहा गया है बहुत सारे लोगों के द्वारा जो इन चीजों के बारे में जानकारी रखते हैं। लेकिन अगर इसको दूसरे तरीके से देखें तो यहां पर ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर हम सामाजिक विभाजन के ऊपर राजनीति करें तो उससे हमारे देश में फूट हो जाए या फिर हमारा देश टूट ही जाए। ऐसा हो सकता है क्या? हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि होगा ही, ऐसा जरूरी नहीं है। अब इससे पहले हमने क्या देखा कि बहुत सारे देश ऐसे हैं जहां पर किसी न किसी प्रकार का सामाजिक विभाजन है और ऐसे सामाजिक विभाजन को राजनीतिक शक्ल भी दिया जाता है, यानी उसके ऊपर क्या किया जाता है? राजनीति भी किया जाता है। जैसा कि आप अपने देश में ही देख सकते हैं कि बहुत सारी पार्टियां जो हैं वो अलग अलग समुदाय को लेकर, अलग अलग तरीके के समुदाय के ऊपर बात करती हैं। जैसे कुछ पार्टियां हैं वो चाहती हैं कि भाई दलितों का उत्थान हो, कुछ पार्टियां हैं जो सवर्णों के बारे में बात करती हैं, कुछ पार्टियां हिंदुओं के बारे में बात करती हैं, कुछ पार्टियां मुसलमानों के बारे में बात करती हैं और उनकी चाहती हैं कि उनके बारे में बात हो, उनके मुद्दे जो हैं वो सॉल्व हो। तो क्या इससे हमारा देश टूट रहा है क्या? जी नहीं, ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है ये हम समझते हैं। अब यहां पर देखिए, यहां पर लोकतंत्र में क्या होता है? लोकतंत्र में जो राजनीतिक दल होते हैं वो सामाजिक विभाजन की बात करते हैं, विभिन्न समूहों से अलग अलग वायदे करते हैं कि भाई आपको ये देंगे, आपको वो देंगे। जैसे अगर बात करें तो आज हमारे देश में कई समुदाय रहते हैं, तो उदाहरण के लिए हम जाति के आधार पर ही बात करें तो जाति के आधार पर कई सारी जातियां हैं। तो जो सवर्ण हैं या फिर जो ओबीसी हैं, उनके जो डिमांड हैं, उनकी जो मांगे हैं वो बिल्कुल अलग हैं। लेकिन वही दलितों की मांग बहुत अलग है। दलितों को क्या चाहिए? भाई दलितों को चाहिए कि हमें बराबर का सम्मान मिले, हमें बराबर का शिक्षा मिले, हमें बराबर का एक तरीके से क्या मिल जाए, आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाए। तो यहां पर कोई पार्टी अगर आती है तो उसको तो भाई वादा करना पड़ेगा, उसको
सवर्णों से अलग वादा करना पड़ेगा, ओबीसी जो जातियां हैं उनसे अलग वादा करना पड़ेगा, दलितों से अलग वादा करना पड़ेगा। यानी कि सभी की जरूरतें अलग हैं, इसलिए सभी लोगों से अलग अलग प्रकार के वादे राजनीतिक दलों को करने होंगे। यानी कि राजनीति में क्या होता है, जब भी किसी भी प्रकार के चीज की जरूरत होती है, राजनीतिक पार्टियां वैसा वादा या फिर वैसा चीजों को पूरा करने की कोशिश करती हैं। यानी कि जो आपका अलग अलग समुदाय हैं उनको उचित प्रतिनिधित्व देने का प्रयास करना, उनकी उचित मांगों को और जरूरतों को पूरा करने वाली नीतियां बनाना भी इसी कड़ी का हिस्सा है। यानी कि अगर आप सामाजिक विभाजन के ऊपर राजनीति कर रहे हैं और उसमें किसी दूसरे को टारगेट नहीं कर रहे हैं, तो आपका एक तरीके से ठीक है। जैसे अगर कोई पार्टी है वो चाहती है कि भाई दलितों का उत्थान हो, दलितों की स्थिति सुधरे, तो वो पार्टी ठीक है, बात करे दलितों की। लेकिन अगर वो अचानक से आकर बोले कि नहीं, अब इंडिया में केवल दलित ही रहेंगे, सब बाकी लोगों को बाहर निकाल दो देश से, तो क्या ये अच्छा चीज है? यहां पर आपका एक तरीके से प्रॉब्लम आ जाता है। या फिर आप भाषा के आधार पर देखिए कि भाई ठीक है, भाई तमिलों को अधिकार नहीं मिल रहा है, तमिल भाषा बोलने वाले लोगों को, तो उनको क्या किया जाए, भाई बराबर का अधिकार मिलना चाहिए। लेकिन अगर कोई पार्टी आकर बोले कि नहीं नहीं, बराबर का अधिकार तो हमको नहीं चाहिए, हमको इस देश से अलग होना है, हमको अलग देश बनाना है, तब प्रॉब्लम है। यानी कि अगर आप लोगों की जरूरतें पूरा करने का काम कर रहे हैं या फिर उनकी मांग पूरी करने की काम कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप जब देश का विभाजन या फिर देश को तोड़ने की बात कर रहे हैं, तब दिक्कत हो जाता है। अब यहां पर देखिए, एक चीज और आप देखे होंगे कि कई बार जो कई पार्टियां होती हैं उनको एक समुदाय का बहुत ज्यादा समर्थन मिलता है। जैसे अगर हम बात करें तो कोई एक दल है, उसमें किसी एक जाति के लोग आपको ज्यादा दिखेंगे या फिर ज्यादा समर्थन मिलेगा। उदाहरण के लिए बहुत आसान है, जैसे कि अगर आप जानते होंगे यूपी में बसपा पार्टी है, तो जो बसपा पार्टी है, बहुजन समाजवादी पार्टी, ये पार्टी एक तरीके से दलितों के उत्थान की बात करती है कि हमें दलितों का जीवन बेहतर बनाना है, दलितों की स्थिति सुधारनी है, दलितों को आगे बढ़ाना है। तो यहां पर बसपा पार्टी को आप देखिएगा कि जो दलित हैं वो ज्यादा समर्थन देते हैं। उसी तरीके से आप अपने देश में जानते हैं कि जो एक पार्टी है AIMIM पार्टी है, वो एक तरीके से मुस्लिमों की बात करती है, तो उस पार्टी को हमेशा मुस्लिम जो है वो ज्यादा समर्थन देंगे। इसी तरीके से पार्टी है बीजेपी पार्टी है, वो हमेशा बात करती है हिंदुओं की। तो जो लोग खुद को हिंदू के रूप में देखते होंगे कि भाई मेरा जातिवादी नहीं है, मैं हिंदू हूं, तो वो जाकर किसको समर्थन देंगे, वो बीजेपी को समर्थन देंगे। अब इसमें कोई भी जाति के लोग आ सकते हैं, ठीक है। अब यहां पर इसी तरीके से अलग अलग समाज को सामने वाले लाने वाले अलग अलग पार्टियां हैं, और ये सारी पार्टियां क्या करती हैं, अपने जो समर्थक हैं उनकी मांगों को पूरी करने की कोशिश करती है। कभी अगर बसपा ताकत में आ गई तो वो अपने हिसाब से शासन चलाएगी, बीजेपी ताकत में आ गई तो वो अपने हिसाब से शासन चलाएगी। इस तरीके से सामाजिक विभाजन जो है वो कई बार हमें अलग अलग समाज के हिस्सों को, उनका प्रतिनिधित्व, उनके जीवन को बेहतर बनाना, उनकी मांगों को पूरा करने में मदद करता है। और जरूरी नहीं है कि उससे वो पूरा देश ही टूट जाए, देश टूटने लगे, बर्बाद होने लगे, ऐसी जरूरत नहीं है। अब यहां पर कई देशों में ऐसी पार्टियां हैं जो सिर्फ एक समुदाय पर ध्यान देती हैं और उसी के हित में राजनीति करती हैं। अब यहां पर हम अपने देश में तो जानते हैं क्योंकि हम देख रहे हैं रोज, लेकिन दूसरे देशों में भी ऐसा होता है जहां पर कई सारी पार्टियां जो हैं वो अलग अलग समुदाय को टारगेट करती हैं। जैसे ऊपर हमने देखा उत्तरी आयरलैंड का उदाहरण कि वहां पर जो आपके यूनियनिस्ट पार्टी हैं वो हमेशा प्रोटेस्टेंटों की बात करती हैं, या फिर जो नेशनलिस्ट पार्टियां हैं वो हमेशा कैथोलिकों की बात करती हैं। तो वो सारी पार्टियां क्या हैं, एक समुदाय के ऊपर फोकस्ड हैं, ठीक है। और इससे जरूरी नहीं है कि पूरा देश का विखंडन ही हो जाए। यानी कि हमारे देश में जो राजनीति होती है जाति आधारित, धर्म आधारित, क्या उससे देश टूट रहा है क्या? जी नहीं, नहीं टूट रहा है। हम एक तरीके से हो सकता है कि किसी एक पार्टी को, जाति आधारित पार्टी को वोट दे दे जाके, तो ऐसा थोड़ी है कि मैं इंडिया से अलग होना चाहता हूं, इंडिया से बाहर जाना चाहता हूं, नहीं। लेकिन हां, अगर मैं दूसरी जाति को, दूसरे धर्म को टारगेट करके बोलूं कि नहीं नहीं तुम नहीं रहोगे, हम ही केवल रहेंगे, या फिर हम इस देश से अलग हो जाएंगे, हमको बराबर का अधिकार नहीं मिला, तो तब दिक्कत होता है, ठीक। अब इसके बाद आगे है 3 आयाम, 3 चीजें हैं जो कि किसी भी लोकतंत्र को या फिर सामाजिक विभाजन को राजनीति में जब इस्तेमाल होता है तो उसका क्या परिणाम निकलता है, उसके लिए 3 चीजें महत्वपूर्ण होती हैं। पहला चीज क्या है कि लोग जो है वो अपनी पहचान के प्रति किस प्रकार की भावना रखते हैं। यानी कि लोग
अब खुद को कैसे देखते हैं। जैसे अगर आप देखें, अगर आपकी पहचान अपने जाति के आधार पर है और आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जाति है, तो आपके लिए बाकी सारी चीजें बेकार हो जाती है। आप इंडियन है, बेकार है। आप एक तरीके से हिंदू धर्म या मुस्लिम धर्म के हैं, वो भी आइडेंटिटी आपके लिए बेकार है। आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है, आपकी जाति महत्वपूर्ण है। यानी कि लोग अगर खुद को सबसे विशिष्ट और अलग मानते हैं, तब उनके लिए दूसरों के साथ तालमेल बैठाना बहुत मुश्किल हो जाता है। मतलब कि आप अपनी पहचान बिल्कुल अलग लेकर चलिएगा तो दूसरे लोगों के साथ आप रह ही नहीं पाइएगा, बैठ ही नहीं पाइएगा। जैसे मान लीजिए कि आप मान के चलें कि भाई मेरा जाति जो है ना, मैं बस अपनी जाति को लेकर चलूंगा, तो आप दूसरी जाति लोगों के साथ दोस्ती भी नहीं करने पाइएगा, बात भी नहीं करने पाइएगा, रहने भी नहीं पाइएगा, और आपके लिए दूसरे लोगों के साथ रहना भी मुश्किल हो जाएगा। जैसा कि हमने उत्तरी आयरलैंड का उदाहरण में देखा कि वहां पर जो लोग थे वो खुद को प्रोटेस्टेंट या कैथोलिक के रूप में देखते थे और उनके लिए वही पहचान सबसे महत्वपूर्ण था। बाकी पहचान या फिर उत्तरी आयरलैंड का निवासी या फिर देश निवासी पहचान इंपॉर्टेंट नहीं था। और इसी वजह से जो प्रोटेस्टेंट थे और जो कैथोलिक थे, ये एक दूसरे से लड़ते रहते थे, क्योंकि दोनों के लिए सबसे महत्वपूर्ण पहचान क्या था, कैथोलिक होना या फिर प्रोटेस्टेंट होना। और इनके लिए देश का शांत होना पॉसिबल नहीं होगा जब तक कि इनकी पहचान इस तरीके के जातीय पहचान से अलग ना हो जाए। यानी कि जैसे अगर वो खुद को एक देश का हिस्सा मानने लगे कि भाई हम कैथोलिक हो सकते हैं, हम प्रोटेस्टेंट हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम क्या हैं, हम उत्तरी आयरलैंड के निवासी हैं और हम सभी भाई हैं, तो क्या होगा, वहां पर झगड़ा नहीं होगा, मारकाट नहीं होगा। यहां पर जैसे कि आप बेल्जियम में हमने देखा था कि बेल्जियम के जो लोग हैं वो हो सकता है डच बोलते हो, फ्रेंच बोलते हो, जर्मन बोलते हो, लेकिन वो सभी लोग इस बात में विश्वास रखते हैं कि हम जो हैं हम बेल्जियाई हैं, यानी कि बेल्जियम के रहने वाले लोग हैं, बेल्जियम के नागरिक हैं। इसी तरीके से हम अपने देश में भी देखें तो हमारे देश में भी बहुत सारी जातियों के, बहुत सारे धर्म के लोग रहते हैं। सभी लोग के खुद के अपनी जातीय पहचान है, धार्मिक पहचान है, भाषा के आधार पर पहचान है, लेकिन उसके बावजूद सभी लोगों का यह विश्वास है, सभी लोगों का यह मानना है कि हमारी जो पहचान है, सबसे महत्वपूर्ण पहचान क्या है, भारतीय के रूप में पहचान है। यानी सबसे पहले मैं क्या हूं, मैं भारतीय हूं, उसके बाद जाकर मैं क्या हूं, उसके बाद में जाकर हिंदू हूं, मुसलमान हूं, जाति आधार पर कुछ हूं, या फिर हिंदी, तमिल या कुछ भी बोलता हूं। सबसे महत्वपूर्ण पहचान क्या है, हमारे भारतीयता की पहचान है। यानी कि अगर समाज में हमारे एक ऐसा पहचान है जो कि सभी लोगों को साथ लेकर चलता है, तब हमारे समाज में कटुता या फिर झगड़ा कम होगा। लेकिन अगर हमारे लिए एक समुदाय का पहचान बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे वो जाति आधारित हो, धर्म आधारित हो, झगड़ा बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, अब यहां पर दूसरा महत्वपूर्ण क्या चीज है कि भाई समुदाय की मांगों को राजनीतिक दल कैसे उठाते हैं, यानी जो राजनीतिक दल है वो अलग अलग समुदाय की मांगों को कैसे उठाते हैं। अब जैसे यहां पर उदाहरण हो सकता है कि जब राजनीतिक दल संविधान के दायरे में रहकर या फिर संविधान के हिसाब से देश में विभाजन ना करके अगर बात करते हैं तो उनको मान लेना आसान होता है और देश में विभाजन भी नहीं होता है। जैसे श्रीलंका में जो विभाजन हुआ था या फिर टकराव था, वो क्यों हुआ था, वो इसलिए हुआ था कि भाई श्रीलंका में जो सिंहली भाषी लोग थे उनका क्या कहना था, श्रीलंका केवल सिंहलियों के लिए है। मतलब वहां पर जो तमिल समुदाय के लोग हैं उनको हम बराबर दर्जा नहीं देंगे, तमिल समुदाय श्रीलंका के निवासी नहीं है, ऐसा सिंहलियों का मानना था। इसलिए यहां पर एक तरीके से टकराव की स्थिति उत्पन्न हुई। लेकिन इस तरीके का जो मांग है वो अगर हमारे देश में भी आ जाए तो हमारे देश में भी टकराव होगा, झगड़ा होगा या फिर परेशानी होगी। यहां पर श्रीलंका में परेशानी कहां से आई, जो नेता लोग थे या फिर जो राजनीतिक दल थे उन्होंने अपनी बातों को अलग तरीके से उठाया, समझ गए। उसी तरीके से अगर हम उत्तरी आयरलैंड को देखें तो उत्तरी आयरलैंड में भी जो कैथोलिक थे, जो प्रोटेस्टेंट थे, उनके बीच में टकराव का एक और बड़ा कारण यह था कि जो दोनों समुदाय थे उनके लिए अलग अलग राजनीतिक पार्टियां काम कर रही थी और दोनों एक दूसरे के ऊपर आरोप या फिर झगड़ा करती रहती थी। लेकिन अगर आप देखें तो यहां पर मेन मुद्दा क्या है कि अगर कोई राजनीतिक पार्टी
उसको मानने, उसको फॉलो करने वाली समुदाय है, उस समुदाय की मांगों को ऐसे उठाए कि देश में रहकर उसको पूरा करना मुश्किल हो, तो भाई देश का विभाजन हो सकता है। जैसे अगर हम बात करें तो हमारे देश में मान लीजिए कोई आए और कहे कि देश जो है ना वो सिर्फ हिंदुओं के लिए है, तो यहां पर क्या होगा, यहां पर फिर भाई जो मुस्लिम हैं, जो पारसी हैं, जो सिख हैं, उनके लिए देश में रहना मुश्किल है। क्यों? इनके हिसाब से क्यों? क्योंकि भाई यहां पर इनका कहना है कि देश सिर्फ हिंदुओं के लिए है, तब तो भाई प्रॉब्लम हो जाएगा। भाई बाकी लोग कैसे रहेंगे? बाकी लोग तो हिंदू नहीं हैं लेकिन वो देश में रहते हैं, देश के नागरिक हैं, जैसे कि सभी हिंदू हैं उसी तरीके से। तो यहां पर इस तरीके की जो मांगे हैं जो कि आपके सामाजिक स्ट्रक्चर को तोड़ते हुए एक तरीके से पूरी की जा सकती हैं, उसकी वजह से देश में विभाजन हो सकता है। तीसरा क्या है? सरकार का रुख, यानी सरकार जो है वो किस तरीके से अलग अलग समुदायों की मांगों के ऊपर प्रतिक्रिया करती है। जैसे उदाहरण आप सिंपल देख सकते हैं, जो बेल्जियम है और जो श्रीलंका है। जो बेल्जियम है, यहां पर अलग अलग समुदाय के मांगों को क्या किया गया, सरकार ने स्वीकार कर लिया। स्वीकार करके क्या किया, सभी लोगों को बराबर अधिकार दे दिया, उनके भाषा के आधार पर, धर्म के आधार पर और संस्कृति जो भी आधार पर चाहिए उनको छूट दे दी गई, उनकी जरूरत की सारी चीजें दे दी गई। लेकिन श्रीलंका में अलग अलग समुदाय को बराबर का अधिकार नहीं दिया। सरकार ने क्या किया, डिसीजन गलत लिया और एक तरीके से एक समुदाय को अधिकार क्षेत्र से बाहर कर दिया। तो इससे क्या हुआ, सत्ता की साझेदारी बेल्जियम में तो हो गई लेकिन हमारे श्रीलंका में नहीं हुई। उसके वजह से क्या हुआ कि जो श्रीलंका है वहां पर गृह युद्ध हुआ लेकिन बेल्जियम में नहीं हुआ। बेल्जियम में सभी लोग जो हैं वो एक तरीके से खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं लेकिन श्रीलंका में नहीं जी पा रहे हैं। और इसी वजह से सामाजिक विभाजन एक तरीके से हुआ आपके श्रीलंका में, बेल्जियम में नहीं हुआ, मतलब सामाजिक विभाजन के ऊपर टकराव नहीं हुआ। अगर हम देखें तो यहां पर जब भी सरकार राष्ट्रीय एकता के नाम पर लोगों को दबाने की कोशिश करती है, उनकी मांगों को दबाने की कोशिश करती है, तो उससे उल्टा और नुकसानदेह परिणाम ही निकलता है। ताकत के दम पर एकता बनाए रखने की कोशिश अक्सर विभाजन की ओर ले जाती है। मतलब अगर आप बंदूक के बल पर, ताकत के बल पर लोगों को अपने साथ रखने की कोशिश करें तो लोग क्या करेंगे, आपसे विद्रोह कर देंगे। अगर आप उनकी मांगों को पूरा नहीं करते हैं तो क्या हो जाएगा, एक तरीके से विद्रोह हो जाएगा, अगर आप उनको खुद से नीचा समझते हैं तो। ठीक है, अब यहां पर आगे बढ़े तो आगे यहां पर कहा जा रहा है कि किसी भी देश में सामाजिक विभिन्नताओं पर जोर देने की बात को हमेशा खतरा मानकर नहीं चलना चाहिए। अगर सामाजिक विभिन्नता के ऊपर बात कोई कर रहा है तो वो एक खतरा नहीं है, वो अपने हिसाब से कर रहा है। अगर वो ठीक है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर वो लोगों के जीवन को बेहतर बनाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर वो बात करता है देश को तोड़ने की, देश से टूटने की, तब दिक्कत है। तो भाई देखो, लोकतंत्र में सामाजिक विभाजन की राजनीतिक अभिव्यक्ति एक सामान्य बात है और यह स्वस्थ राजनीति का लक्षण भी हो सकता है। इसी से विभिन्न छोटे सामाजिक समूह हाशिए पर पड़े जरूरतों और परेशानियों को जाहिर करते हैं और सरकार का ध्यान अपनी तरफ खींचते हैं। यानी कि जब भी कोई जाति के आधारित, धर्म के आधारित राजनीति करता है तो वो अपनी परेशानियों को सामने लाता है। जैसे कि अगर हम बात करें तो कोई अगर पार्टी है वो हिंदुओं की बात कर रही है तो भाई हिंदू धर्म के आधार पर जो लोग खुद की पहचान रखते हैं उनकी परेशानी सामने आ रही है कि भाई उनको क्या चाहिए, उनकी परेशानी क्या है। उस तरीके से क्या होगा कि जो सरकार है वो उनकी बात सुनेगी और उनके हिसाब से क्या करेगी, डिसीजन लेगी। उसी तरीके से कोई दलित पार्टी है वो क्या करती है, दलितों की आवाज को उठाती है। तो उससे क्या होगा कि भाई दलितों को क्या परेशानी है, क्या जरूरत है या फिर क्या चाहिए, वो एक तरीके से सामने आता है। उसी तरीके से हर जाति के आधार पर आपको पार्टियां मिलेंगी जो कि अपने जाति के लोगों की परेशानियों को उठाती हैं या फिर सामने लाती हैं। जैसे आप अगर यूपी में रहते हैं, बिहार में रहते हैं, झारखंड में रहते हैं तो आपको अलग अलग पार्टियां मिल जाएंगी जो कि अलग अलग जातियों का प्रतिनिधित्व करती हैं। झारखंड में आपको आदिवासियों का प्रतिनिधित्व करने वाली झारखंड मुक्ति मोर्चा है। बिहार में उसी तरीके से आपको पार्टियां मिल जाएंगी जाति आधारित, यूपी में भी मिल जाएंगी, दूसरी जगहों पर भी मिल जाएंगी। और ये क्या करती हैं, अपने जातियों के लोगों के जो परेशानियां हैं उनको सामने लाती हैं, जिससे कि उनके मुद्दे सामने आते हैं और सरकार उसके ऊपर डिसीजन लेती है या फिर सरकार उसके ऊपर ध्यान देती है। ठीक है,
अब यहां पर कहा जा रहा है कि राजनीति में विभिन्न तरह के सामाजिक विभाजनों की अभिव्यक्ति ऐसे विभाजनों के बीच संतुलन पैदा करने का भी काम करता है। यानी कि अलग अलग तरीके से जब सामाजिक विभाजन होगा वो अलग अलग सामाजिक विभाजन को काट देता है। मतलब कि भाई देश में पहला तो मान लीजिए धर्म के आधार पर विभाजन है, तो वहां पर अलग अलग धर्म मानने वाले लोग हैं। लेकिन धर्म के अलावा देश में जाति के आधार पर भी विभाजन है कि भाई लोग अलग अलग जाति के आधार पर अपने आप को देखते हैं। उसके अलावा भाषा आधार पर भी विभाजन है, क्षेत्र के आधार पर विभाजन है। तो यहां पर कोई भी एक आपका विभाजन जो है वो बहुत ज्यादा मजबूत नहीं होने पाता। यानी कि जैसे जो आपका धर्म के आधार पर विभाजन है वो आपका इतना मजबूत नहीं होने पाता कि हिंदू मुस्लिम या फिर दूसरे धर्म आपस में लड़ने लगे, या फिर भाषा के आधार पर इतना विभाजन है कि भाई भाषा के आधार पर लोग एक दूसरे से लड़ने के लिए एकजुट नहीं हो पाते, या फिर जाति के आधार पर इतना विभाजन है कि लोग खुद को जाति के आधार पर लड़ने के लिए तैयार नहीं करने पाते। यानी कि धर्म का विभाजन जाति के विभाजन को काट देता है, और भाषा का विभाजन जाति के विभाजन को काट देता है। धर्म का विभाजन भाषा के विभाजन को काट देता है, और जाति का विभाजन भाषा के विभाजन को काट देता है। यानी कि एक विभाजन दूसरे विभाजन को काट देता है, जिससे कि देश में समूह बड़े समूह नहीं बनते और उत्तरी आयरलैंड जैसा हाल नहीं होता है। ठीक है, अब यहां पर देखिए तो यहां पर और भी वही छोटी छोटी बातें एक तरीके से कही गई हैं कि भाई देखो जो लोग हैं उनको संघर्ष भी करना होगा अपनी बात करने के लिए। संघर्ष करने के लिए बहुत सारे लोग जो हैं वो कई बार बंदूक उठा लेते हैं, लेकिन उससे फायदा नहीं है। क्या करना होगा कि भाई लोकतांत्रिक रास्ता अपनाना होगा, जिससे कि भाई बात उठाकर आसानी से उनकी मांगों को पूरा किया जा सके, और चुनाव के माध्यम से दबाव बनाया जाए जिससे कि उनको समाधान मिल सके। और यहां पर वही सारी बातें की गई हैं। तो यहां पर एक तरीके से सिंपली मेन मुद्दा क्या है अंतिम में कि भाई देखो हमारे देश में समाज में जो भी गड़बड़ियां हैं, जो भी विविधता है, उसको समाहित करने का जो लोकतंत्र है वो सबसे अच्छा तरीका है। लोकतंत्र इन परेशानियों को सबसे अच्छे तरीके से सॉल्व करता है दूसरे शासन प्रक्रियाओं के मुकाबले में। तो इसलिए जो लोकतंत्र है वो आपके सामाजिक विभाजन को, सामाजिक विभिन्नता को अच्छी तरीके से हैंडल करने में सक्षम है, इसलिए लोकतंत्र बेहतर है। बाकी आपके जो शासन प्रणाली है वहां पर इसको उतनी अच्छी तरीके से मैनेज नहीं किया जाता है। तो ठीक है, यहां पर हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।